सबसे पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं। सो अब जैसा देख रहे हैं स्क्रीन में, मेरा नाम आलोक है, आलोक कुमार गुप्ता, और मेरा जो बीटेक है वो IIT ISM धनबाद से है। 2022 पास आउट हूँ मैं। और मेरा जो गेट में जो रैंक था वो 19 मतलब 19 रैंक था गेट 2022 में, और ये मेरा फर्स्ट अपेयरिंग था। एंड देन उसके बाद मेरा कुछ 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आपके माइनिंग ज्ञान में जो लोग कुछ लोग पहले वही जुड़े होंगे तो उनको शायद याद हो, 22 और 23 का जो बैच है वो मैंने ही लिया था। फिर मेरे कुछ कलीग भी थे, वो लोग भी आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट लेंगे। तो ये कुछ बेसिक इंट्रो था यार। और सबसे जो पहला चीज जो हम लोग को जानना है कि हमें क्या पढ़ना है इस सब्जेक्ट में, तो उसके लिए आप थोड़ा बस सिलेबस पहले देख लो कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जैसा आप देख पा रहे हो, ये 6 टॉपिक ही है जो हम लोगों को पढ़ना है। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। पहला अपना इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम है। सॉरी, पहला अपना इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम है, जहां पे हम लोग फोर्स को देखेंगे और इसका कंपोनेंट को फिर डिसॉल्व करेंगे कि कैसे वो डिफरेंट डिफरेंट फोर्स को हम लोग एक्स और वाई कंपोनेंट में डिसॉल्व करके उसको सॉल्व करेंगे। दूसरा अपना है इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये दो जो चीज है, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम और इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम, ये चीज आपका बहुत ज्यादा काम आने वाला है प्रायोरिटी बेसिस में। तो जो भी लोग, आई होप कि आप लोग मैक्सिमम बीटेक वाले ही होंगे, जो बीटेक किए होंगे, तो आप लोग वहां पे एक बार देखे होंगे। बट ये जो दोनों पार्ट है, ये दोनों आपको अच्छे से करना है। ऐसा रीजन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम और इक्विलिब्रियम आपका जो भी पूरा मैकेनिक्स में हम लोग बस 3 ही चीज पे फोकस करेंगे। एक हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो, थोड़ा हम आगे और आपको बताते हैं कैसे करेंगे। मतलब 3 ही चीज में फोकस करेंगे, एक समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो करेंगे, एक्स डायरेक्शन में फोर्स जीरो करेंगे, एक समेशन ऑफ एफ वाई जीरो करेंगे, वाई डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो जीरो करेंगे, और एक किसी भी पॉइंट के अबाउट हम लोग मोमेंट जीरो करेंगे। यहाँ से हमारा जो है 3 इक्वेशन आ जाएगा, और वो 3 इक्वेशन से हम लोग आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको इक्विवेलेंट, पहले तो फोर्स को दिखाना आना चाहिए कि आप किसी भी सब्जेक्ट में कैसे फोर्स दिखाते हो, और उसके बाद आपको इक्विलिब्रियम आना चाहिए कि कैसे हम लोग फोर्स बैलेंस करते हैं। ये जो 2 डायमेंशनल फ्रेम एंड ट्रस है, इसका इंपॉर्टेंस और इसमें वैरायटी अच्छी अच्छी है क्वेश्चन की। तो इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के अलावा अपना फोर्स बैलेंस करेंगे, जिससे कि हमारा हो जाएगा। ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम भी आप लोग को दिखाते हैं। क्या है फ्री बॉडी डायग्राम, फ्रिक्शनल फोर्स और पार्टिकल काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, इसके भी अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, और बीम एनालिसिस। तो ये 6 आगे और स्लाइड में आपको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो ये 6 मेजर पोर्शन में है। 6 आप पिलर कह सकते हैं कि 6 पिलर में हम लोग पूरे मैकेनिक्स को, तो ये आपका 6 पोर्शन में हम लोग 6 पिलर आप कह सकते हैं कि किसी मैकेनिक्स जो स्टडी है हम लोग 6 पिलर में करेंगे। पिलर 1 to 6 है, इसको हम लोग सिस्टमेटिक ले जाएंगे ऐसे, मतलब ये थर्ड में नहीं, इनको हम लोग थोड़ा लास्ट में देखेंगे जब पूरा अपना एक बार खत्म हो जाएगा तो। अच्छा, अब जो है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, तो ये थोड़ा बेसिक इंट्रो आपको हम लोग दे देते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है। तो ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील विद फोर्स एंड इट इफेक्ट, मतलब एक ऐसा ब्रांच है इस इंजीनियरिंग का जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मान लो आप हमारे पास ये कुछ ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट मान लो ऐसे रखा हुआ है मेरा सरफेस पे, इस पे कुछ फोर्स लगेंगे, कुछ फोर्स मान लो F1 इधर लगा दिए, F2 इधर लगा दिए, F3 इधर लगा दिए। तो इन फोर्स का इस बॉडी पे क्या इफेक्ट होना है, हम लोग उसके बारे में डील करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ एजम्पशन भी है जो हम लोग आगे देखते हैं कि क्या एजम्पशन है। देखो, जो भी इसमें हम लोग लेते हैं, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसमें कुछ एज्यूम करते हैं कि क्या एज्यूम करते हैं कि बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ इट डज नॉट रिफॉर्म। मतलब देखो, कोई भी बॉडी, मान लो कि आपको कुछ भी बॉडी ले लेते हैं, ये आपका एक बॉटल ही समझ लो, ये बॉटल आपका कुछ है, तो ये इसको हम लोग ऐसे रिजिड मानना है कि ये देखो प्रेशर लगा रहे हैं तो ये डिफॉर्म हो रहा है ना, तो इसको डिफॉर्म नहीं मानना, क्योंकि हमारे पास मैकेनिक्स में जो भी रहेगा वो सॉलिड बॉडी रहेगा, विच डज नॉट डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब ये नहीं कि ये बॉडी है तो इसको दबाएं तो ये दब गया। हमारा काम होगा कि इस बॉडी पे अगर फोर्स लगा रहे हैं तो ये बॉडी मूव करेगा एक्स डायरेक्शन में। अगर सरफेस फ्रिक्शन है, सरफेस फ्रिक्शनलेस, तो अगर इस पे फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी मूव करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये डिफॉर्म हो गया, मतलब आपको कुछ वो
रुई वाला इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा कि आप फोर्स लगा रहे हैं तो वो मतलब कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेशन हम लोग नहीं लेके चलेंगे, हम लोग सारा मानना है कि वो जो बॉडी है वो डिफॉर्म करेगा। तो वही है, प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली आप कोई भी बॉडी लो वो डिफॉर्म करेगा ही थोड़ा बहुत। आप सॉलिड बॉडी भी लो वो मतलब मे बी नैनोमीटर और कुछ में भी डिफॉर्म करे, बट हम लोग को वो नहीं मानना है कि डिफॉर्म जो भी फोर्स लग रहा है, द एक्शन ऑफ दैट फोर्स इज ओनली टू just move the body, to turn the body. It's something like that, nothing like this deforming and something else. So these are some of the basic assumptions that we are going to assume in our problem. So mostly आप लोग हिंदी और इंग्लिश से ही वाकिफ होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो जिनको हिंदी से प्रॉब्लम हो तो काइंडली मेरे को बता दो, सो दैट आई कैन नो हाउ मच स्ट्रेंथ वाले वो लोग कितने नंबर पे हैं, सो दैट आई कैन डू अकॉर्डिंगली। अदरवाइज आप लोग कंफर्टेबल है ना बायलिंगुअल में, मतलब हिंदी और इंग्लिश मिक्स ऐसा जो चलेगा? हाँ, बेसिक से अभी आप लोग को नो सर केवल हिंदी। अच्छा ठीक है, हिंदी वाले कोई ऐसा जिसको हिंदी ना समझ में आता हो? मिक्स चलेगा, ठीक है आरिफ। बाकी हाँ ठीक है, मिक्स चलेगा, चलो ठीक है। ठीक है, मैंने मतलब मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम था कि ऐसे कुछ लोग ना हो जाए जिसको वो हिंदी ना समझ में आ रहे हो। एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो, ओके ओके ओके, मिक्स चलेगा, ठीक है। तो देखते हैं, और बेसिक से ही क्लास चलेगा। क्लास कुछ भी ऐसे हाई फाई नहीं चलाना है, बेसिक से ही क्लास लेंगे। आप आई एज्यूम कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है, इसलिए हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, फोर्स डायग्राम एक्सेट्रा एक्सेट्रा से। तो आपको थोड़ा रिजिड बॉडी का आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना है कि रिजिड बॉडी में हम लोग को डिफॉर्मेशन नहीं मानना है, ठीक है ना? तो वो डिफॉर्म कर रहा है ऐसा कुछ नहीं है, बॉडी डिफॉर्म नहीं करेगा। बॉडी का जितना भी फोर्स लगा रहे हैं, द एक्शन ऑफ दैट फोर्स इज ओनली टू टर्न द बॉडी और टू जस्ट मूव दैट बॉडी। अब फिर आ जाता है कि फोर्स क्या है। अच्छा, फोर्स का डेफिनेशन क्या है? तो फोर्स हम लोग देखते हैं कि फोर्स क्या है, क्योंकि आपको मैक्सिमम जगह पे फोर्स है। फोर्स का जो हिंदी आप लोग बल बोलते हैं, हिंदी में इसको बल जो बोलते हैं, फोर्स क्या है? फोर्स, तो ये जो फोर्स क्या है, तो क्या है? एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये क्या है? ये मान लो अपना कोई बॉडी है, मान लो ये आपका कोई बॉडी है, ये मान लो ये सरफेस पे रखा हुआ है। तो जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब इसमें भी देखो दो कॉन्सेप्ट है, हम फर्दर मूव जैसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन आज बेसिक फर्स्ट लेक्चर है तो आपको हम थोड़ा समझाना चाहते हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स क्या होता है। तो अभी जस्ट बेसिक के लिए बता रहे हैं, कुछ लोगों को हो सकता है कि ये टफ लगे, बट आप जस्ट एज ए ओवरव्यू समझो। ये मान लो मेरा एक बॉडी है, मान लो ये एक बॉडी है, इधर आके दिखाना। ये मान लो मेरा एक बॉडी है जो कि आपका सरफेस पे रखा हुआ है। अच्छा, अभी बात आता है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वेटेज क्या है। तो देखो 4 to 6 नंबर तो आ ही जाते हैं, और ये ऐसा आता है कि जो आपसे तुरंत बन जाएगा, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। जैसे कि बहुत बार तो रिजल्टेंट पूछा है कि 2 4 दे दिया रिजल्टेंट। और इस सब्जेक्ट का और जो इम्पोर्टेंस है वो आपको माइनिंग मशीनरी और डिफरेंट जगह पे आपको दिखेगा। मतलब ये एज ए आप बेसिक भी समझ सकते हो, कि ये आपको बेसिक आना चाहिए, डिस्पाइट दैट फैक्ट कि इसका अपना खुद का भी वेटेज है, 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है। और ये इजी स्कोरिंग है, मतलब इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता है। अगर आपका आंसर मान लो कुछ आ रहा है तो दैट इज फाइनल, वो ही होगा। मतलब कुछ आपको ऐसे घुमा नहीं सकता है, या फिर कुछ ऐसा आपको नहीं कर सकता है कि इसमें मल्टीपल ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये भी हो सकता है वो भी, ऐसा कुछ नहीं होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, जो भी होगा वन ऑप्शन होगा, ठीक है। तो दो चीज अभी हम लोग को देखना है कि इंटरनल फोर्स और एक एक्सटर्नल फोर्स में क्या डिफरेंस है। तो देखो, ये मान लो मेरा एक बॉडी है जो कि एक रखा हुआ है, ठीक है ना? इस पे ये बॉडी ऐसे रखा हुआ है, और इस पे मान लो कुछ फोर्स इधर से मान लो एफ लग रहा है, ठीक है। अब दो चीज देखो, दो बॉडी साथ में रखे हुए हैं, ये एक बॉडी रखा हुआ है और मान लो कि एक बड़ा ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और ये आपका कुछ ऐसे रखा हुआ है, और मान लो कि यहाँ पे आपका एक वॉल है, ये आपका वॉल है, ठीक है, ये आपका वॉल है, और ये आपका सरफेस है। अब देखो यहाँ पे एक फोर्स मान लो इस पे एफ लग रहा है, ठीक है। तो आपको आगे हम चल के समझाएंगे। आपको एक तो याद रखना है कि जब इसको आप देख रहे हो ये एज ए सिस्टम, एज ए बॉडी देखो, इसमें एक्सटर्नल फोर्स एक इधर एफ एफ लग रहा है, इसको हम लोग एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे, ठीक है ना। आगे जब हम आपको फ्रिक्शन पढ़ाएंगे
तो आपको हम अलग अलग बॉडी, ये जो बॉडी जब आपस में कांटेक्ट में जब ऐसे है, तो इसके आप ही सोचो कि आपका एक ये हाथ है और आपका एक ये हाथ है, ये आप ऐसे कंप्रेशन में लाओ, तो ये वाला हाथ इस हाथ पे कुछ फोर्स लगा रहा है और वही इक्वल मान लो कि ये देखो ऐसे करके मान लो मेरा ये हाथ है और ये हाथ है, तो ये ऐसे प्रेस कर रहे हैं, ये हाथ को इधर कर रहे हैं और ये हाथ को इधर कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये वाला जो हाथ है वो इस वाले हाथ पे फोर्स लगा रहा है और इस वाला जो हाथ है वो इस वाले हाथ पे फोर्स लगा रहा है, तभी जाके ये बैलेंस है। तो ये देखो इंटरनल फोर्स हम लोग बोलेंगे, जब ऐसे पूरा बॉडी को देखेंगे तो ये जो फोर्स अंदर में लग रहा है उसको हम लोग इंटरनल फोर्स बोलेंगे। तो ये आपको जैसे फ्रिक्शन हम ले जाएंगे उस टाइम पे और क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट एन ओवरव्यू कि आपको समझा रहे हैं कि दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स और एक इंटरनल फोर्स। तो हमको अभी बेसिकली जो फोकस हमारा मेन होगा वो एक्सटर्नल फोर्स पे होगा। तो वही लिखे हैं कि ठीक है, एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये ठीक है फोर्स का। और एक चीज क्या लिखे, एन ऑब्जेक्ट विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंजेस द इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रिमेन इट्स पोजिशन। मतलब ये जो आपका न्यूटन्स लॉ भी है ना कि बॉडी विच मतलब अपने ही पोजिशन पे रहना चाहता है अनलेस उसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, वो इनर्शिया कहलाता है। ये टर्म आप लोग याद रखना, मे बी आपसे कभी पूछ ले कि व्हाट इज इनर्शिया। तो यूनिट चेंज वाले आपको, हाँ यूनिट चेंज वाले आएंगे आपको, कभी ऐसे फोर्स का कुछ और यूनिट दिया रहेगा, आपको एसआई यूनिट में पहले कन्वर्ट करना है, देन यू कैन प्रोसीड विद दैट क्वेश्चन। और आपको जो सबसे बेसिक यूनिट का जो आपको पता रखना चाहिए वो आपको क्वेश्चन में ये देख के आना चाहिए। जैसे कि मान लो आपको कोई कुछ टर्म लिख दिया, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसके लास्ट में न्यूटन लिख दिया है, मतलब लिख दिया है कि फोर्स का कुछ सिनोनिम्स लिख दिया है और आपको लास्ट में लेकिन न्यूटन लिखा है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि न्यूटन लिखा हुआ है मतलब ये कुछ ना कुछ तो फोर्स ही है, तो आपको उसको ऐसे फोर्स ट्रीट करना है, समझे ना। तो यूनिट एंड डायमेंशन का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप अगर 12th क्लास में 11th क्लास में भी देखोगे तो आप यूनिट एंड डायमेंशन करके एक पूरा चैप्टर ही आता था। तो आपको जो भी है कुछ भी लिखा हुआ है कि एक रेक्टिलिनियर फोर्स, ए रेक्टिलिनियर कुछ भी लिख दिया उसमें, लेकिन लास्ट में लिखा है रेक्टिलिनियर फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, तो आप जैसे ही न्यूटन देखोगे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो भी लिखा हुआ है अलग चीज है, लेकिन 5 न्यूटन मतलब आपको यहाँ न्यूटन देख के आपको समझ जाना चाहिए कि ये कोई ना कोई फोर्स है, क्योंकि आपको अभी हम सिखाएंगे कि फोर्स का क्या होता है यूनिट। तो आपको जैसे ही न्यूटन दिखेगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो क्वांटिटी है वो आपका क्या है, वो आपका फोर्स है। तो ऐसे ही करके आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में आपको काम आ सकता है, जैसे कि आप थर्मल कंडक्टिविटी हो गया या फिर हीट का हो गया, तो उसको आप यूनिट देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा है। तो वो हम आगे समझाते हैं, जस्ट बेसिक के बारे में बता रहे हैं। तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, आप लोगों में से किसको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है? ठीक है यार, ये सब तो होते रहेगा। पहले बताओ कि किसको किसको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? नहीं पता, चलो ठीक है। बाकी लोग, किसी को पता है वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है? ठीक है, नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं। तो जस्ट ये देखो मैकेनिक्स का है, तो इसमें हम थ्योरी ज्यादा आपको नहीं बताएंगे, मोस्टली हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ ही मूव करेंगे। तो प्रियांशु लिख रहे हैं वेक्टर में मैग्नीट्यूड, वेरी गुड। एंड डायरेक्शन, ठीक है, किसी को पता है किसी को नहीं पता है, तो हम लोग समझाते हैं क्या होता है। तो ये तो यहाँ पे है भी, तो आप में भी कुछ लोग तो पढ़ भी लिए होंगे इसको, तो समझाते हैं कि क्या होता है, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो देखो दो क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर होता है और एक स्केलर होता है। तो जैसा कि हम लोग देखें कि आपको ऐसे भी दे सकता है कि चार, जैसे कि पहले बता देते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि एक आपका मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा आपका डायरेक्शन होगा। और स्केलर में आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। क्या मतलब है इस चीज का? जैसे कि मान लो कि एक बॉडी ऐसे करके है, ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब ये जो इस जो बॉडी है इसका मेरे को दो चीज पता है। एक तो पता है कि इसका वेलोसिटी v है, मतलब क्या कि ये स्पीड में किस स्पीड से जा रहा है, मतलब मैं अगर इधर से इधर जाऊं तो मैं इधर जा रहा हूं, मतलब मेरा एक प्रॉपर डायरेक्शन है जाने का, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं। तो ये क्या हो गया, इसका वेलोसिटी का क्या हो गया, v हो गया, और ये इसका हो गया डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है।
और जैसे कि कोई एक और रहता है, जैसे कि मेरा सिर्फ स्पीड दिया हुआ है 5 मीटर, मतलब इस वाले चीज में मेरे को डायरेक्शन नहीं पता है कि किधर जा रहा है। तो जिस भी क्वांटिटी में मेरे को उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड आपका ये वाला हो जाता है, ये जो क्वांटिटी है ना, इसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो ये वाला क्वांटिटी क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया ये वाला, और किस डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड डायरेक्शन। तो जब अब हमारे पास मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन होगा, तो उसको हम लोग वैसे जो भी क्वांटिटी होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ 5 मीटर होगा, मेरे को पता नहीं है कि किधर जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, साउथ जा रहा है, किधर जा रहा है, मेरे को कुछ भी नहीं पता है, तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो टाइम टू टाइम और भी बता देंगे कि क्या मैग्नीट्यूड और ये क्या है। अच्छा, अब देखो यूनिट ऑफ फोर्स आता है, फिर वही बात कि हमें कैसे अब इसको अप्रोच करना है, ठीक है ना। तो फोर्स हम लोग जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, फोर्स हमारा क्या होता है, सॉरी, हम लोग जानते हैं कि फोर्स क्या है हमारा, फोर्स इक्वल टू, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो जो भी वेक्टर क्वांटिटी है ना उसके ऊपर एरो रहेगा। ये जब भी कोई क्वांटिटी, जैसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी और ऊपर में एक एरो। ये वेलोसिटी एरो क्या दिखा रहा है, इसका डायरेक्शन, और ये क्या है, वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, उसी तरह ये क्या हो गया, आपका डायरेक्शन दिखा रहा है ये एरो, और ये वेक्टर हो गया आपका, ठीक है ना, वेलोसिटी और ये एरो लगने के बाद ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। फोर्स उसके ऊपर जब ये लग गया एरो तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो फोर्स का मेरे को यूनिट पता करना है कि फोर्स का यूनिट क्या है। तो यूनिट हम लोग डिराइव करते हैं कि कैसे करेंगे, तो मास, चलो ये सही लिखे हैं अंसारी जी, फोर्स, शुभम जो भी लिख रहे हैं, हर्षित, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सबको पता है कि फोर्स क्या होता है, फोर्स जो है मेरा वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। नहीं, एक्सेलरेशन को मेरे को समझाओ कि एक्सेलरेशन को हम कैसे कैसे जानेंगे कि ये एक्सेलरेशन है, ये बताओ कैसे पता चलेगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है। जैसे वेलोसिटी होता है कि स्पीड को हम कहते हैं, तो एक्सेलरेशन मेरा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, तो मतलब वेलोसिटी का जो चेंज है, आप लोग गाड़ी तो मैक्सिमम लोग बाइक चलाते ही होंगे, एक होता है कि आप जब कांस्टेंट इसको रखते हैं, ठीक है ना, तो आप कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, एक होता है जो एक्सेलरेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, अब उसके बाद आपका वेलोसिटी जो क्या है वो चेंज होने लगता है। तो यही इसीलिए एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपका एक्सेलरेशन है। अच्छा, मास का हम लोग क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट रखेंगे, मास को हम लोग किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, तो मास को हम लोग जनरली केजी में रिप्रेजेंट करते हैं, अगर एसआई यूनिट की बात करें तो मास को हम लोग क्या लिखेंगे, केजी। अभी सिर्फ यूनिट एंड डायमेंशन की यूनिट अभी डिराइव कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ यूनिट कर रहे हैं। तो मास को क्या लिखेंगे हम लोग, केजी में लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन मेरा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कितना, आप लोग बेसिक समझिएगा, कितना वेलोसिटी चेंज हुआ कितने टाइम में, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग बटा लिख देते हैं, कितना वेलोसिटी चेंज हुआ कितने टाइम में, मतलब क्या लिख रहे हैं, वेलोसिटी चेंज, छोटा दिखेगा तो आप लोग बताइएगा, ठीक है ना, हम बड़ा कर देंगे उसको, थोड़ी बड़ा ही लिखते हैं इसको। मतलब क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू कितना टाइम, ठीक है। तो इसमें किसी को समझने में कोई दिक्कत कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी चेंज, कितना वेलोसिटी चेंज हुआ और कितने टाइम में हुआ, ये हो गया बात। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये तो केजी ही रह गया, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डेल v2 माइनस v1, और इसको मान लो डेल्टा टी लिख देते हैं। अच्छा, डेल्टा मतलब पता होता है ना आप लोग को, ये भी बता देते हैं, डेल्टा मतलब क्या होता है, डेल्टा मतलब चेंज को दिखाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी में जब डी लग जाता है, मतलब इसे डी भी लिख दिए, एक तो मान लो डेल्टा भी लिख दिए, ठीक है, और एक डी भी है, तो ये क्या स्मॉल चेंज को दिखाता है, बहुत छोटा चेंज को क्या दिखाता है, डी से दिखाते हैं हम लोग,
और जो बड़ा चेंज रहता है उसको डेल से दिखाते हैं। तो ये दोनों क्वांटिटी आप लोग को ध्यान रखना है कि ये डेल है, इसको डेल बोलते हैं और उसको डीवी बोलते हैं। ये ऑपरेटर होता है, आप लोग पढ़े होंगे, ये डेल क्रॉस, डाइवर्जेंस, कर्ल, ये सब जो पढ़े होंगे, ये ऑपरेटर बेसिकली होता है। तो ये वाला जो ऑपरेटर होता है ये थोड़ा बड़ा चेंज को दिखाता है, और जब डी लगा देते हैं तो वो कोई स्मॉल चेंज को दिखाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज आप लोग को ध्यान रखना है। तो बस हम ऐसे डेल अभी लिख दिए हैं, बाकी इसका तो इसको अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो केजी का केजी रह गया। अच्छा, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का क्या अपना ऐसा यूनिट होता है, तो मीटर पर सेकेंड, आपको पता होगा। तो वेलोसिटी का क्या हो गया हमारा पे, मीटर पर सेकेंड, और नीचे से टाइम का भी आपको पता है सेकेंड ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका हो गया यूनिट, हो गया आपका फोर्स का, ठीक है। हाँ, मीटर पर सेकंड हो गया तो उसका आपका यूनिट हो गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। और इसको ही हम लोग क्या और भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग और भी क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। तो इस ये यूनिट आपको या तो लिखा रहेगा या तो न्यूटन लिखा रहेगा, या तो आपको बोल देगा कि इतना लिखा है, या तो आपको बोला जाएगा कि इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो दोनों जो चीज है वो सेम है, ठीक है। तो ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि या तो ये रहेगा या तो न्यूटन, जो भी बोला जाएगा ये सेम ही है, ठीक है। ये आपका एसआई यूनिट हो गया। अब इसमें पेज थोड़ा ऐड करते हैं। तो एक एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट, और इसी से आपको सारा मैक्सिमम करना है। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। और इसी को हम लोग और क्या लिखते हैं, न्यूटन। उसी टाइप से आपका एक सीजीएस यूनिट भी आ जाएगा, मतलब ये आपको बताने के लिए बस हम बता रहे हैं। इसमें क्या होता है, सीजीएस में केजी को हम लोग ग्राम लिखेंगे, और मीटर को हम लोग सेंटीमीटर कर देते हैं, और सेकंड का तो कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। तो ये क्या आ जाता है आपका ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम लोग कहते हैं डाइन। तो ये आपका हो गया, एक डाइन हो गया, और ठीक है, एक डाइन हो गया। तो आपको अगर कुछ भी न्यूटन और डाइन में आपको रिलेशन जैसे निकालना पड़ सकता है कि ये दोनों में चेंज कैसे करेंगे, तो सिंपल बात है, केजी को क्या लिख सकते हैं, एक केजी में कितना 100 ग्राम, 1000 ग्राम हो जाएगा। एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और सेकंड तो सेकंड का स्क्वायर ही रहेगा। इसको हम किसको लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं केजी। ये आपको चेंज करने के लिए बता रहे हैं। हो सकता है क्वेश्चन में वो दे दे कि फोर्स ऑफ 10⁵ डाइन इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, तो आपको क्या होगा, फोर्स का ऐसा यूनिट केजी मीटर लिखा है, फोर्स का, हाँ फोर्स का ही लिख रहे हैं, फोर्स का ही यूनिट निकाल रहे हैं, फोर्स का ही तो डेरिवेशन निकाले ना। ये डेरिवेशन कैसे निकाले, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का ही तो निकाले थे ना। ये यूनिट सिर्फ हम लिख रहे हैं, यूनिट हम बस निकाल रहे हैं, तो यूनिट ही निकाले हैं। तो इसको सॉल्व करेगा तो कितना आ जाएगा, ये 10⁵ आ जाएगा, ये 10⁵ यहाँ से आ जाएगा, और 10⁵ यहाँ से आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये क्या है आपका एक न्यूटन, इसको बोल सकते हैं, ये पूरा क्वांटिटी को अभी क्या बोले थे, इसको एक न्यूटन हम बोल सकते हैं। एक न्यूटन इक्वल टू 10⁵, और इसको क्या लिख सकते हैं, डाइन लिख सकते हैं। तो एक न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, और याद नहीं रखना है, देखो और एक चीज, देखो ये पहला क्लास है, तो हम और एक चीज आप लोगों को बस समझाना चाहते हैं कि याद आपको मैकेनिक्स में शायद ही कुछ रखना है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही मेरे को लग रहा है कि आपको बस याद रखना है। उसके बाद आपको मैक्सिमम चीज याद नहीं रखना है। मैक्सिमम चीज आपको मतलब तुरंत आपको दिखना चाहिए कि अच्छा क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी में केजी को चेंज करेंगे तो 10⁵ केजी को चेंज करेंगे तो 10⁵ यहाँ से आ गया, और मीटर को जब सेंटीमीटर करें तो 10⁵ यहाँ से आ जाएगा, मतलब 10⁵ हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, मतलब याद आपको मैकेनिक्स में शायद ही हम, ये फर्स्ट क्लास है और मे भी जितना भी हम हमारा क्लास चले, याद करने के लिए तो शायद ही हम कुछ बोलेंगे कि इसको याद करना। तो याद तो मैकेनिक्स में कुछ नहीं करना है, बस आपको कंसेप्ट याद करने के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, बस
आगे आगे क्या जितना भी क्लास चलेगा उसमें तीन ही चीज बताएंगे कि समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो करना, भी ये समझाएंगे कि समेशन ऑफ मान लो फोर्स जीरो करना, समेशन ऑफ फोर्स जीरो करना और समेशन ऑफ मोमेंट जीरो करना। बस ये दो चीज ही हम बोलेंगे कि बस यही दो चीज जो है इससे आपका पूरा मैकेनिक्स चलने वाला है। तो बस आपको ये दो चीज को पकड़ के रखना है, बाकी आपका सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आप लोग को ये बताओ, किसी को डेरिवेशन में ये वाला किसी को समझने में दिक्कत होगा? ये कैसे 1 न्यूटन 10⁵ डाइन लिखें? किसी को ये समझने में दिक्कत हुआ तो बताओ। क्लियर है सर? एक बार जल्दी से आप लोग करो, और किसी को डाउट हो तो इंस्टेंट पूछो, ठीक है ना? समझ गए तो बहुत, मतलब ये बेसिक था। तो अभी जैसे कि और कुछ भी दिया जा सकता है कि आपको कोई और यूनिट में दिया रहेगा और आपको कुछ और यूनिट में पूछा जाएगा, तो आप निकाल सकते हो। समझ रहे हो ना? पॉइंट इज यही था बताने का कि आप कैसे कन्वर्ट करोगे। एसआई यूनिट दिया रहेगा या सीजीएस यूनिट, जो भी यूनिट दिया रहेगा उसे आपको एसआई में लाना है कि मास को केजी में करना है, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में करना है, टाइम को तो सेकंड ही रहेगा, उसका तो कोई यूनिट और होता नहीं है, तो टाइम तो हमेशा सेकंड में ही रहेगा। तो ये बेसिक आपका ये था। चलो आगे मूव करते हैं। तो ये आपका कुछ टाइप ऑफ फोर्स है। तो किस टाइप के फोर्स लग सकते हैं? तो टाइप ऑफ फोर्स में वही है आपका, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा। या तो हॉरिजॉन्टल मतलब क्या कि मान लो ये एक बॉडी है, यहाँ पे मान लो रखा हुआ है सरफेस पे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो सतह के पैरेलल हो। ये सतह है हमारा, ये हमारा क्या है? सरफेस है। तो या तो सरफेस के पैरेलल लगेगा या सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो फोर्स लग रहा है इसको वर्टिकल बोलेंगे। और ये क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल फोर्स, जो सतह के पैरेलल लग रहा है। और सतह के जो परपेंडिकुलर लग रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वर्टिकल फोर्स बोलेंगे। क्या तो कोई फोर्स ऐसे इंक्लाइन भी लग सकता है थीटा एंगल पे, तो इसको हम लोग फिर क्या बोलेंगे? इंक्लाइन फोर्स बोलेंगे, कि जो कुछ एंगल पे इंक्लाइन है, जो कुछ एंगल पे झुका हुआ है। अच्छा, इस वाले फोर्स को भी हम लोग क्या करेंगे? दो कंपोनेंट में। अच्छा, ये वाला चीज आप लोगों को पता है ना कि मान लो ये कोई पॉइंट है, ये मान लो हमारा ऐसे करके रखा हुआ है, यहाँ पे मेरा कुछ फोर्स ऐसे लग रहा है, मान लो ये फोर्स एफ है, ठीक है, और ये एंगल मान लो थीटा है मेरा। तो इसको ऐसे भी बना लो कि मान लो, इसको छोड़ो, ये वाला देखो, मान लो ये आपका कुछ फोर्स ऐसे लग रहा है, फोर्स एफ, और ये थीटा ऐसे है। तो इस वाले कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं एफ कॉस थीटा, और इस वाले कंपोनेंट को जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं एफ साइन थीटा। ये कितने लोगों को पता है? ये जो रिजॉल्व करते हैं हम लोग फोर्स को, ये कितने लोगों को पता है कि ऐसे जो फोर्स अपना लगेगा ऐसे, इसका जिधर एंगल थीटा बना रहेगा, जैसे कि ये जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस मान लेते हैं इसको, और इसको वाई एक्सिस, तो ये जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो जो भी वो एंगल बनाएगा उस वाले जो डायरेक्ट कंपोनेंट होगा, ये फोर्स है, इसका ये कंपोनेंट है, ये एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट है वो एक्स डायरेक्शन में है, और ये जो कंपोनेंट है इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है। तो किसी भी फोर्स को हम लोग 3 डायमेंशनल फोर्स भी रह सकता है, वो अल्फा बीटा और गामा एंगल बना सकता है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो उसका रेस्पेक्टिव एफ कॉस अल्फा, एफ कॉस बीटा और गामा जो होगा उसका कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये वाला चीज किसको किसको पता है, और किसको मतलब जिसको नहीं भी पता है वो अभी ध्यान रखेंगे कि कोई भी जो फोर्स लग रहा है जिधर से, तो जिधर से वो बना रहा है एंगल, उस वाले उधर वाले जो लेंगे वो एफ कॉस थीटा आएगा, और जो इसका इधर आएगा वो होगा साइन थीटा। ये 90 डिग्री ऑब्वियसली है। ठीक है, तो और भी जैसे क्वेश्चन हम लोग करते हैं और ये हो जाएगा, ये रिलेशनशिप आपको और आगे आपको पता चल जाएगा क्या है। हो गया? ठीक है, तो रिलेशनशिप आपको, और एक रिलेशनशिप आप याद रखना, 1 kg जो है वो कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ हो सकता है कि ये फोर्स ऑफ 5 kgf इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, 5 kg फोर्स एक्टिंग है, मतलब चुपचाप से 5 इंटू 9.8 न्यूटन आपको फोर्स मान लेना है, और ये कितना जो भी आएगा 49 आएगा, ये 49 न्यूटन का आपको फोर्स मान के और क्वेश्चन में प्रोसीड करना है। तो आप समझ रहे हैं, ये आपको एक चीज रखना है, 1 kg फोर्स जो होता है, 1 kg फोर्स जो है वो 9.8 न्यूटन के बराबर है।
मतलब 1 kg फोर्स जो है वो 9.8 न्यूटन के बराबर है। ठीक है, तो आपको ये वाला याद रखना है कि 1 kg जो फोर्स है वो 9.8 न्यूटन के बराबर है। तो अगर किसी क्वेश्चन में बोला गया कि इतना केजी फोर्स लग रहा है तो उसको आप अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करके न्यूटन में ले आओ पहले, और फिर न्यूटन आपका एसआई यूनिट फोर्स का पता चल गया, फिर वो आप आगे उसी से प्रोसीड कर जाओ। ठीक है, तो यहां तक हो गया हमारा। अच्छा, अब जो इसमें है समझने वाली बात कि मैकेनिक्स को हम लोग कैसे कैसे पढ़ते हैं, ये अब थोड़ा वो हो जाएगा तो उसको थोड़ा देखना। ठीक है, तो मैकेनिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो मैकेनिक्स में हम लोग दो चीज पढ़ते हैं, एक तो स्टैटिक बॉडी रहता है, स्टैटिक बॉडी रहता है और एक डायनेमिक बॉडी रहता है। तो अब इसका मतलब क्या है, अच्छा अभी जो क्लास में आप लोग का मेन फोकस समझने पे रहना चाहिए, और कुछ कुछ चीज आप लोग को जो लग रहा है उतार लीजिए, क्योंकि हम जो है पूरा नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स और ये जो पीपीटी है आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो डोंट वरी कि सर ये पीपीटी है ये फिर या फिर ये कुछ है, तो ये बस सर ये स्लाइड दिखाए तो हम बस पेपर में लिखना स्टार्ट कर दिए, स्टैटिक स्टडी डायनेमिक्स स्टडी देन पॉइंट 1 पॉइंट 2 और जो बता रहे हैं बस उसको छोड़ दिए। तो सब कुछ लिखा हुआ है मेरे पास। मेरे पास ये देखिए, मेरे पास ये मटेरियल भी है, इसमें आपको मटेरियल जितना है सब कुछ मटेरियल दिया हुआ है। क्लास जैसे ही खत्म होगा आपको मटेरियल सेक्शन में ये पूरा कोर्स का जो भी मटेरियल है वो आपको अपलोडेड मिल जाएगा। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड ओनली फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे यू द मैसेज। तो आपको बस उसमें फोकस करना है, ठीक है ना। बाकी पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा, क्लास खत्म होते हुए सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो अभी जो बस हम समझा रहे हैं पहले उस पर ध्यान देना है। कुछ चीज जो बता रहे हैं आप हाथ से लिखते रहिएगा कुछ 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 कुछ, क्योंकि अगर आप ऐसे करके देखने बैठ गए तो फिर वो पता चला कि आप कहीं और खो गए। तो इसीलिए ये आपको करना है, ठीक है ना। वो जी के कारण होता है यार, वो आप 9.8 से ही, क्योंकि ये जी के कारण होता है, क्योंकि वो एम जी करके दिया हुआ रहता है। आपका जो फोर्स होता है ना वो एम जी करके रहता है। तो 1 kg में जी का मान 9.8 के कारण आता है, ये जो रिलेशन है उस पर। ठीक है, आप लोग अभी इतना ध्यान रखो, वो जी के कारण ही उसका 9.8 आता है, ठीक है ना। तो अभी द पॉइंट इज कि आप लोग समझने पे ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि अभी तो फिर भी चलो ठीक है, थ्योरी कुछ कुछ बोल रहे हैं। अभी जस्ट हम एक दो क्वेश्चन अभी फिर स्टार्ट करेंगे लेने के लिए। तो उस केस में आपको समझना पड़ेगा कि कैसे वो प्रोसीड हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो देखो इसमें दो चीज है। तो मैकेनिक्स में हम लोग दो दो बॉडी को हम लोग करते हैं, कि स्टैटिक बॉडी हुआ जो कि मोशन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है आपका डायनेमिक्स स्टडी होता है, जिसमें बॉडी मोशन कर रहा है। मान लो कि हम इस ये वाले बोर्ड पे ऐसे करके फोर्स लगा रहे हैं, तो ये बोर्ड क्या मूव कर रहा है क्या? बोर्ड मूव नहीं कर रहा है। तो एक तो हम इसमें कंसीडर करेंगे कि हम इसमें 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं, तो बोर्ड भी हम पे कितना न्यूटन का फोर्स लगाएगा, या और अदर थिंग। मान लो कि दो ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे है, और यहाँ पे आपका मान लो एक ऐसे दीवार रखा हुआ है, यहाँ पे हम फोर्स लगाएं तो इस पे कितना फोर्स लगेगा। तो ऑल दोस थिंग्स, मतलब इसमें देखो बॉडी मूव नहीं कर रहा है, तो ऐसे चीज को हम लोग बोलेंगे कि ये स्टैटिक स्टडी हुआ। मतलब किसी भी बॉडी का जो है ये स्टैटिक स्टडी हुआ। और एक और होता है जैसे कि वो काइनेटिक्स, मतलब डायनेमिक स्टडी होता है, मोशन मूव। जैसे कि उसमें मान लो कि ये कुछ गोल ऐसा बॉल रखा हुआ है और इसमें हम कुछ फोर्स लगाएं और ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगा वी वेलोसिटी से। तो ये वाला क्या हो गया, ये आपका हो गया कि डायनेमिक्स स्टडी, जिसमें कि मोशन में जो फोर्स लगा उसका क्या इफेक्ट हुआ, उसका ये इफेक्ट हुआ कि वो जो बॉडी है वो मूव करने लगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये डायनेमिक्स स्टडी में आएगा। डायनेमिक्स स्टडी में भी दो चीज है, एक काइनेमेटिक्स है और एक काइनेटिक है। काइनेमेटिक में क्या होगा कि आपको सिर्फ मोशन को कंसीडर करना है, कि मान लो कि एक बॉल है, उसको हम वी वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं। जैसे कि इसमें कुछ इस टाइप से आ सकता है कि वी वेलोसिटी से ऊपर फेंके तो ये कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा बॉल। मतलब आप क्रिकेट तो सब कोई खेलते हैं ना, तो मान लीजिए किसी बॉल को हम ऊपर फेंके तो वो कितना ऊपर तक जाएगा। मतलब वो सब जो हुआ वो आपका काइनेटिक्स हुआ, उसमें हम फोर्स की ज्यादा चिंता ना करते हुए सिर्फ मोशन को देखते हैं। और एक काइनेटिक होता है जिसमें फोर्स और मोशन दोनों को देखते हैं। तो ये जैसे आपको कोर्स ऑफ टाइम में जैसे जैसे दोनों आएगा आपको ज्यादा क्लियर वैसे होते रहेगा। आज हम बस आपको ओवरव्यू देना चाह रहे हैं ये सब, कि ये सब क्या क्या होता है। तो ये दो चीज हो गया। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में आपको वेक्टर क्वांटिटी आपको जानना चाहिए। तो वेक्टर क्वांटिटी वही है जो अभी हम थोड़ा देर पहले बताया कि वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है, दो चीज होता है।
एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है कुछ ना कुछ, और एक उसका कुछ डायरेक्शन होता है। तो जैसे कि ये v वेक्टर, एक सेकेंड, ये v हम लिखे हैं वेलोसिटी वेक्टर, तो ये हमको दिखाना होगा कि वेलोसिटी, जैसे कि हमको लिखना पड़ेगा 5, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया 5, और इसके साथ इसका डायरेक्शन लिखना होगा। मान लो आई कैप लिखे, या फिर जे कैप लिखे, या फिर के कैप लिखे, या फिर इसको हम ऐसे लिखे 5 मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि मान लो 5 आई कैप और 5 जे कैप। अच्छा, आई कैप, जे कैप, के कैप के बारे में कितनों को पता है? आई कैप क्या होता है? आई कैप क्या होता है, इसके कितने लोगों को नहीं पता है उसको बता दें कि मान लो ये x है और ये y है, j है, तो एक यूनिट वेक्टर x डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा उसको आई कैप बोलेंगे। यूनिट वेक्टर j एक्सिस y एक्सिस के तरफ जो होगा उसको j कैप बोलेंगे, और यूनिट वेक्टर जो z डायरेक्शन की होगा उसको k कैप बोलेंगे। मतलब आई कैप का मॉड कितना हो जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट मतलब क्या बोल रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1, मतलब यूनिट मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर होगा अलोंग एक्स एक्सिस उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई कैप। यूनिट वेक्टर, यूनिट मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर होगा अलोंग वाई एक्सिस, इसको इधर से हटा देते हैं। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर जो y डायरेक्शन में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जे कैप बोलेंगे। यूनिट वेक्टर जो z डायरेक्शन में होगा उसको क्या बोलेंगे, के कैप से। ये नोटेशन है, जैसे स्टैंडर्ड नोटेशन, तो ये वाला आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या लिखे यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी और पोजीशन वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या है, पोजीशन वेक्टर है, इसको आर से हम लोग डिनोट करेंगे, अभी बताएंगे क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको हम लोग कभी कभी एस से डिनोट करते हैं। फोर्स वेक्टर है, फोर्स वेक्टर को एफ से डिनोट करते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स है, मतलब कि जैसे कि मेरा कुछ भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, एक सेकेंड, जैसे कि मान लो कि ये पानी का बोतल है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम इसका फोर्स लगा रहे हैं, तो ये इसको क्या करवा रहा है, रोटेट करवा रहा है। मतलब ये देखो, ये आपका मान लो पानी का बोतल है, तो इस पे अगर हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो ये इसको क्या करवाएगा, रोटेट करवाएगा। मान लो इस वाला पॉइंट के अबाउट ये फिक्स है, तो आप जैसे कि दरवाजा खोलते हो ना, तो दरवाजा खोलने में क्या होता है, वो किसी एक फिक्स पॉइंट, उसको हिंज बोला जाता है मैकेनिक्स की भाषा में। ये मोमेंट क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स, उसको एम से दिखाते हैं। ये क्या करता है, जैसे कि और सारा क्या है, फोर्स क्या है उसको चलाने का काम करता है, मोमेंट उसको किसी पॉइंट के अबाउट घुमाने का काम करता है। जैसे दरवाजा आप लोग खोलते हो ना, तो दरवाजा जब आप खोल रहे हो, तो वो जो हिंज है, जिसको आप लोग, जो भी आप लोग अपने हिंदी में बोलते हो या अपने भाषा में, उसको मैकेनिक्स की भाषा में हिंज बोला जाता है। कि आपका दरवाजा, आप अभी नोटिस करो वो कितने पॉइंट से हिंज है, कितने पॉइंट से वो हिंज, हिंज, ये बार बार वर्ड आप याद रखना, उसको हिंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, हिंज। मैकेनिक्स की भाषा में उसको हम लोग हिंज बोलेंगे, हिंज सपोर्ट, ठीक है, जो उसको किसी जगह से पकड़े हुए है। तो हिंज आपका वो जो लगा हुआ है वो हिंज है, उसके अबाउट वो दरवाजा जो है वो रोटेट कर रहा है। वो दरवाजा मूव नहीं कर रहा है कि उसको आगे पीछे हम लोग मूव कर रहे हैं, वो बस किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। कब्जा जो भी, जो उसका जो भी है लोकल लैंग्वेज में। तो आप लोग पहले तो ये समझ गए ना, आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होता है। इसमें किसी को कोई प्रकार का प्रॉब्लम है तो बताओ। आई कैप क्या है, आई कैप लिखे तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग दिखा रहा है। वाई, जे कैप मतलब क्या हो जाता है, इसको वाई एक्सिस के अलोंग दिखा रहे हैं, और के कैप मतलब जेड एक्सिस के अलोंग दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। तो वेक्टर क्वांटिटी में आपको अभी हम पढ़ाएंगे कि क्या आपका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फोर्स वेक्टर क्या होता है, मोमेंट वेक्टर, ये एक एक करके आएगा, ठीक है। कपल वेक्टर क्या होता है, कपल जब दो मोमेंट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं तो इसको कपल बनाते हैं, इसको भी सिखाएंगे क्या होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होगा, जब मान लो कि एक वेक्टर ए दिया हुआ है आपका कुछ 5i प्लस कुछ 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 कुछ, और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ है कुछ 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 कुछ, तो ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी वेक्टर क्या होगा। तो ये सब जो हम लोग है ये सब अभी देखेंगे, ए प्लस बी वेक्टर क्या होगा, ये सब देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सबको समझ में आया होगा। किसी को कुछ डाउट है तो बता सकता है, किसी को कुछ अगर प्रॉब्लम है यहाँ तक तो। और देखो बेसिक ही है, आप एक बार बेसिक कर लो, उसके बाद फिर आगे तो हम मतलब मे बी 4-5-6 क्लास के बाद तो हम सिर्फ बोलेंगे कि एफ एक्स जीरो करो, एफ वाई जीरो करो, मोमेंट जीरो करो, और ये अभी से लेकर सबसे लास्ट क्लास तक चलेगा। तो बेसिक आपको अच्छा से कमांड करना होगा कि आगे आप फिर आपको वो बेसिक ही चलते रहेगा, ठीक है। अब देखो ये आगे आपका पोजीशन वेक्टर क्या है। अब एक एक करके हम लोग सारा वेक्टर को देखेंगे और धीरे धीरे समझेंगे। और आप लोग बस इतना ध्यान रखना कि ये जो
पोजीशन वेक्टर सिखा रहे हैं, जब तो जो भी है ये आप लोग ध्यान से देखो कि क्या हम बताना चाह रहे हैं, क्योंकि आगे वाले प्रॉब्लम में सब कुछ यही करेंगे कि पोजीशन वेक्टर पहले निकालो, पोजीशन वेक्टर निकालो। तो फिर वो, हाँ वीरेंद्र, अभी मैं कोल इंडिया में हूँ, एज ए असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा हूँ सीसीएल में। उससे पहले मेरा कुछ मतलब जस्ट आफ्टर माई बीटेक मेरा कुछ प्लेसमेंट हैदराबाद में हुआ था। मेरा बीटेक आईएसएम से हुआ है, 2022 बैच का पास आउट हूँ। ये आपका पोजीशन वेक्टर, सबसे बेसिक चीज जो है यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे और क्या होता है, ये डायग्राम अभी हम बनाते हैं एक। तो क्या है, पोजीशन वेक्टर इज डिफाइंड बाय द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम। A vector starting from origin of a coordinate system to the point in space is termed as position vector। अब इतना बड़ा ऐसा इंग्लिश का क्या मतलब है तो आप समझो। ये आपको मान लो कुछ एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो P है हमारा, और इसका कोऑर्डिनेट कुछ मान लो x, y है, ठीक है। ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से लेके ऐसे जो एरो ड्रॉ करेंगे, पी पॉइंट का जो ये एरो क्या बता रहा है, ये पोजीशन वेक्टर बता रहा है। पी पॉइंट का वो एरो क्या बता रहा है, पोजीशन वेक्टर बता रहा है। तो ये जो एरो हम लोग ड्रॉ किए, कहाँ से ड्रॉ किए, ओरिजिन से। आप उसको पढ़ो। अ पोजीशन वेक्टर इज डिफाइंड बाय द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन है उसको हम लोग बता रहे हैं किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अभी क्या, तो ये इसको क्या है, 2D है, 2D है ना, बस एक्स और वाई है। बाद में आपका एक थर्ड भी आ जाएगा, जेड डायरेक्शन में भी। तो उसमें भी आपको बताना पड़ेगा कि आपका क्या एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में उसका क्या पोजीशन है, मतलब पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। और किसी का भी पोजीशन, कोई बॉडी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई पॉइंट हो सकता है, उसका पोजीशन बताना है। और किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट बोला जाएगा। अभी मान लो जैसे कि ये ओरिजिन के अबाउट बोला, हो सकता है कि कभी किसी के रेस्पेक्ट में बोल दे। मान लो ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, तो आपको बोल देगा कि पोजीशन वेक्टर बताओ बी का विथ रेस्पेक्ट टू ए। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर को आर से दिखाते हैं, और चूंकि ये एक वेक्टर है तो उसको ऐसे लिखेंगे। किसका पोजीशन वेक्टर निकालना बोल रहा है, एक सेकंड यार, किसका पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो पी का। तो पी को लिखना है, पी का पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में निकालने के लिए बोल रहा है, ओरिजिन के अबाउट। तो ओरिजिन के अबाउट हम लोग ओरिजिन को जनरली नेगलेक्ट कर देते हैं, और इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे कि आरपी। मतलब इसका मतलब जैसे नेगलेक्ट कर दिए हैं ओ को, मतलब ये क्या किसके अबाउट बोल रहा है, ओरिजिन के अबाउट बोल रहा है। इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे कि किसका पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए बोल रहा है, तो बोलेगा कि बी वेक्टर का बोल रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब कैसे लिख रहे हैं, किसका पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए बोल रहा है, बी का निकालने के लिए बोल रहा है। बी का हमको पोजीशन वेक्टर बताना है, किसके रेस्पेक्ट में बताना है, तो ए के रेस्पेक्ट में बताना है। तो ए वाला जो होगा वो बाद में आएगा। तो किसी को अगर ऐसे करके लिखा हुआ दे देगा कि आर क्यू सी, तो इसका मतलब, और आर क्यू सी का वैल्यू मान लो कुछ भी दिया हुआ है, तो इसको पहले डिकोड करना तो सबको आ जाएगा ना, आर क्यू सी क्या बता रहा है, किसका पोजीशन बता रहा है, किसके रेस्पेक्ट में। तो जल्दी बताओ लिख के, आर क्यू सी किसका पोजीशन वेक्टर बता रहा है, किसके रेस्पेक्ट में। मान लो यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे सी है, तो एरो क्या ऐसे बनाए हम, या फिर एरो हम ऐसे बनाए, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे सी है, तो एरो क्या ऐसे बनाए। कौन सा वाला ऑप्शन सही रहेगा, ये मान लो ये ऑप्शन है और ये बी ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आर क्यू सी को दिखाने के लिए, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। जो भी लिख रहे हैं सही है, क्यू का सी के रेस्पेक्ट में, मतलब पोजीशन। तो इसमें क्या, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्यू का पोजीशन वेक्टर सी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ए वाला सही होगा, ए ये वाला है, बी वाला सही होगा ना। क्यू का हमको निकालना है, क्यू का पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में। तो बी वाला सही होगा, हर्ष का सही है। प्रेम और प्रेम आप ए देखो, ए क्यू नहीं होगा, ए कैसे होगा, क्यू का। हमको किसका निकालना है, क्यू का। क्यू का निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में। मतलब मान लो मेरा पॉइंट यहाँ क्यू है, यहाँ पे सी है, तो क्यू का निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में। तो जिसका निकालना है उसके तरफ एरो रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये समझाने के लिए था, बाकी इसका थोड़ा सा वो कर देते हैं। ठीक है,
तो अभी जैसे कि इसका यहाँ मान लो x और y है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ओपी है मान लीजिए ओपी। अच्छा और एक चीज सिखाना है, जैसे कि ओपी वेक्टर है, तो ये हो जाएगा आपका ओ से पी की ओर। मतलब ओ से स्टार्ट करना है आपको और जाना किधर है, पी की ओर, ठीक है। तो हम ओ से स्टार्ट किए यहाँ से और किधर गए, पी की ओर, ठीक है। तो ये ओपी वेक्टर हम दिखाएंगे, ठीक है। तो इसको अभी हम क्या लिख सकते हैं, आर, तो इसका पी का पोजीशन वेक्टर लिखो, तो इसको क्या लिखो, पी का पोजीशन वेक्टर माइनस ओ का पोजीशन वेक्टर। तो पी का पोजीशन वेक्टर हम क्या लिखेंगे इसमें, एक्स आई कैप। अब देखो एक्स वाई दिया हुआ है ना, तो एक्स के साथ क्या लगा दिया, आई कैप, और वाई के साथ जे कैप। और ओरिजिन का तो हमको पता ही है क्या होता है, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। ओरिजिन का तो यही है ना पोजीशन वेक्टर, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब इसका आपको एक अच्छा सा हम प्रॉब्लम करवाते हैं, उससे आपको जो है ना सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, आर ओ पी। इसको और कैसे लिख सकते हैं, आर ओ पी इक्वल टू आर पी माइनस आर ओ, ठीक है। तो पी का पहले पोजीशन वेक्टर हम लिखे क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे, और ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओरिजिन टू ओरिजिन, तो जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के। तो आपका वो हो गया जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के। और पी का पोजीशन वेक्टर मेरा एक्स एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स कोमा वाई दिया हुआ है, तो एक्स आई प्लस वाई जे हो गया मेरे को। तो ये यहाँ तक सबको समझ में आया, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया, आई होप सबको समझ में आया। तो इसमें एक अच्छा सा हम लोग प्रॉब्लम करते हैं, ये प्रॉब्लम करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे एक ऐड करते हैं इसमें, इसको इधर बनाते हैं, ठीक है। अंदर वाला कौन सा है, ये आपका कोई क्यूब बना हुआ है, क्यूबॉइड मान लो, और इसमें फिर मेरे को नॉमेनक्लेचर करना है। एक सेकंड यार, हाथ से ही बना देते हैं, रुको, थोड़ा उल्टा लगता है मेरे को, हाथ से ही बनाते हैं, रुको। मान लो आपका कुछ ऐसे बना हुआ है, ये ऐसा है, और फिर मान लो ये आपका ऐसे है, ये आपका ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये मान लो आपका कुछ ओरिजिन है, इधर की ओर आपका एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऊपर की ओर आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और इधर की ओर आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट दिया हुआ है, मान लो इसका पॉइंट का नंबर 1 दे देते हैं, इसका 2 दे देते हैं, इसका आपको P दे देते हैं, इसका Q दे देते हैं, ठीक है। और एक्स वाई जेड आप अपने से मान लेना, ठीक है ना, कि एक्स एक्स एक्सिस का पूरा लेंथ x है, वाई एक्सिस का पूरा लेंथ y है, और जेड एक्सिस का पूरा लेंथ z है। तो आपको इसमें लिखना है, राइट पोजीशन वेक्टर ऑफ ओपी लिखो, आर ओपी क्या होगा, वो ओरिजिन है, आर ओ क्यू लिखो, और आर पी क्यू लिखो। ऐसे आप बहुत सारा लिख सकते हो, बट ये तीन अभी आप लिख के देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या है। दिख रहा है ना सबको, ये ओ क्यू है, ये ओ क्यू है, और आर पी क्यू है। ये तीन का आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है। ये एक्स एक्सिस का जो पूरा लेंथ है वो एक्स यूनिट है, वाई एक्सिस का जो पूरा लेंथ है वाई यूनिट है, और जेड यूनिट है। मतलब आपको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है
वो x यूनिट मान लेना, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो y यूनिट मान लेना, और यहाँ से जो यहाँ तक का पूरा लेंथ है उसको z यूनिट मान लेना। ठीक है, तो x यूनिट, y यूनिट और z यूनिट मान लेना और इसका लिखो। सर रिपीट कर दीजिए, एक सेकंड। ठीक है, रिपीट करते हैं, इस प्रॉब्लम के थ्रू ही रिपीट हो जाएगा, लेकिन जिसको जिसको समझ में आ गया है वो एक बार पोजीशन वेक्टर हम क्या बताए थे कि चलो फिर से रिपीट करते हैं कि मान लो ये x है और ये y है, यहाँ कोई पॉइंट P है, वो यहाँ से x यूनिट पे है और यहाँ से मान लो y यूनिट पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम, x i कैप, मतलब i में कितना जाना पड़ा, x यूनिट जाना पड़ा, x एक्सिस के अलोंग कितना जाना पड़ा, x यूनिट जाना पड़ा, x i कैप, y एक्सिस के अलोंग कितना जाना पड़ा, y यूनिट जाना पड़ा, तो y j कैप। तो हम क्या बोल रहे थे कि ROP लिखना सिखा रहे थे पोजीशन वेक्टर, तो कैसे लिखते थे, OP मतलब P का पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में, O के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो गया, P का पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में, O के रेस्पेक्ट में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, RP बाद वाला को माइनस पहले वाला को। P का पोजीशन वेक्टर कितना है, xi प्लस yj, ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, 0i प्लस 0j प्लस 0k, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, xi प्लस yj, ये आपका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा OP को जब ओरिजिन के अबाउट लिखा है। अब यही जब आपका 2D प्रॉब्लम हम लिखे हैं, इसी को हम 3D बना दिए हैं और बाकी कुछ नहीं किए हैं, बाकी सेम प्रोसीजर होगा जो यहाँ पे लगाए हैं, बस आपका हम थोड़ा सा टेस्ट मतलब ऐसे ही करने के लिए थोड़ा सा, तो देखो किसी किसी का आ भी रहा है OP ROP, ठीक है, ROP आ रहा है आपका xi प्लस yj, सही है, ROQ जो है xi प्लस yj प्लस zk, सही है राहुल का, और RPQ कितना आ रहा है, zk, एकदम राहुल का तीनों आंसर सही है। बाकी लोग के लिए हम जस्ट और 1 मिनट रुकते हैं, आप लोग तब तक, जिनको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अभी हम उनका सॉल्व करेंगे अच्छे से, लेकिन जिनको और 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, जिनको और अटेम्प्ट, एक बार खुद से अटेम्प्ट करो, ऐसे क्या होगा ना कि जैसे हम बताएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या मिस कर रहे थे, एक बार खुद से अटेम्प्ट करो सो दैट कि आपको पता चले कि आप कहाँ क्या मिस कर रहे थे, तभी हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो जो अटेम्प्ट करने के बाद जब आप इसका सॉल्यूशन देखोगे ना तो वो आप कभी नहीं भूलेगा, और आप डायरेक्ट अगर सॉल्यूशन का ही वेट कर रहे हैं कि सर सॉल्यूशन बताएंगे और हमको बस देख लेना है, तो वो आप फिर भूलने का आपका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन एक बार आप जब अटेम्प्ट करके फिर आप सॉल्यूशन इसका देखेंगे, आपसे बने या ना बने वो सेकेंडरी मैटर है, अभी आप लोग सीखने के लिए ही है, तो वो जब आपको है ना वो आपको ज्यादा ध्यान रहेगा, रेदर देन कि आप बस सॉल्यूशन के लिए बैठे हैं कि सर अभी 2 मिनट में तो सॉल्यूशन इसका करेंगे ही। तो एक बार खुद से अटेम्प्ट करो, नहीं हो रहा है फिर भी एक बार ब्रेनस्टॉर्म करो कि कहाँ इसको कैसे अभी जो बताया था उससे लगा पाएंगे, बाकी नहीं भी हो रहा है तो एक बार आप खुद से सोचो कि मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए, कि जब हम अभी सॉल्यूशन इसका बताएं तो आपको पता चले कि गलती आप कहाँ पे की है। तो शशांक का भी आ रहा है xi, ठीक है, जो भी है, ओपी में ओ का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू पी होगा, सर नहीं, शैलेंद्र वही तो समझा रहे हैं, ओपी में आपका क्या होगा, बाकी लोग अपना करेंगे, सब यहीं पे ध्यान नहीं देगा। ओपी में क्या होगा, पी का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू होगा, मतलब इसको हम लिखेंगे, चलो लिख ही देते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, ये होगा पोजीशन वेक्टर, पी क्यू लिख रहे हैं, ओ मतलब ओ होगा, पोजीशन वेक्टर P का विथ रिस्पेक्ट टू O, पोजीशन वेक्टर P का विथ रिस्पेक्ट टू O, ये होगा, ठीक है। तो चलो आई होप जो भी पूछ रहे थे उनका कुछ तो क्लियर हो गया होगा डाउट। चलो इस क्वेश्चन को करके हम लोग और फिर से क्लियर करते हैं। तो पहले हम लोग क्या लिखे हैं, ROP, मतलब क्या है, ROP निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन तो हमारा ओरिजिन है RP माइनस RO, ठीक है। अब P तक हमको पहुंचना है, कैसे पहुंचे बताओ, P कहाँ है मेरा, यहाँ पॉइंट पे, यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा, एक्स एक्सिस में यहाँ से मान लो यहाँ से स्टार्ट किए हम, P तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे, एक्स यूनिट यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से स्टार्ट किए, इधर बढ़े 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 बढ़े, एक्स एक्सिस में कितना चले, एक्स यूनिट चले, और वाई एक्सिस में कितना चलना होगा, यहाँ 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 से चलते चलते यहाँ पे पहुंच गए।
कोई बोलेगा नहीं सर मैं तो इधर से नहीं जाऊंगा, हम तो इधर से चलेंगे, चलो जहां से चलना है। इस वाले केस में क्या होगा, पहले वाई में चलिएगा और फिर कहाँ जाइएगा, एक्स में जाइएगा। तो दोनों केस में क्या हो गया, बात बराबर है, आपको एक्स में जाना पड़ रहा है फिर वाई में जाना पड़ रहा है। तो एक्स में कितना जाना पड़ रहा है, एक्स यूनिट जाना पड़ रहा है, तो उसको क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप। वाई में कितना जाना पड़ रहा है, वाई यूनिट जाना पड़ रहा है, तो उसको क्या लिखेंगे, वाई जे कैप। ओरिजिन का क्या होता है, पोजिशन वेक्टर, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो यहाँ से इसका क्या आंसर आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये आपका क्या हो गया, ओपी हो गया। तो ये वाला जिनका जिनका नहीं आ रहा था वो एक बार देखिए, ठीक है। फिर उसी तरह आर ओ क्यू लिखो। आर ओ क्यू क्या हो जाएगा सॉरी, आर ओ क्यू क्या हो जाएगा, आर क्यू माइनस आर ओ। ओरिजिन का तो 0 ही होता है उसका, क्यू क्यू कहाँ पॉइंट है, क्यू पॉइंट यहाँ पे है। अब यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, चलो देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। पी तक पहुंच ही गए थे ना, और इधर आ जाएंगे तो क्यू पे पहुंच जाएंगे। अब ये किधर आ रहे हैं, अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन आ रहे हैं, तो प्लस जेड लिखेंगे। पी तक तो पहुंच ही गए थे, पी से क्यू की ओर आना है, तो मतलब क्या है, सिर्फ जेड एक्सिस के अलोंग जाना है, प्लस जेड यूनिट। तो बस इसको लिख दो, क्यू को क्या लिख देंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और जेड में कितना जाना पड़ रहा है, और जेड में भी क्या, पॉजिटिव जेड में जाना पड़ रहा है, क्योंकि हम पॉजिटिव जेड इधर दिखाए हैं, ठीक है ना, जेड के कैप। और वो तो 0 ही हो गया, तो ये आपका आ गया, आर क्यू आ गया। और वैसे ही क्या निकालने बोले, तो ये दोनों पहले बताओ, ये दोनों किसी को कुछ डाउट तो बताओ, ये दोनों में पहले। ओरिजिन का ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ऐसे भी ये 0 ही होता है, आर ओ तो क्या है, आर ओरिजिन तो 0 ही होता है, वो ऐसे ही लिख दे रहे हैं, उसका कोई वो नहीं है। इतना किसको क्या क्या इस पे डाउट है वो बताओ। ये आपका मेन है, इसमें और कुछ भी बोल सकते हैं, इसके रेस्पेक्ट में भी मान लो कुछ पॉइंट यहाँ भी इसमें और करवाते हैं। आर ओपी और आर ओ क्यू किसको किसको कौन सा, और थोड़ा सा आप लोग स्पेसिफिक हो जाइए, मतलब जैसे कि आप बोल रहे हैं कि रिपीट करना है, तो कौन सा पार्ट रिपीट करना है, आर ओपी करना है, आर ओ क्यू करना है, या फिर पूरा डायग्राम नहीं समझ में आया, तो थोड़ा स्पेसिफिक बोलिएगा कि सर ये समझ में नहीं आया, तो मेरे को भी थोड़ा सा इजी होगा उस वाले पोर्शन में कंसंट्रेट करने का, रेदर देन कि पूरा फिर से आपको वो करने से। तो आप थोड़ा स्पेसिफिक होके बताइए कि क्या है। नॉट क्लियर डायग्राम, ठीक है, चलो एक बार और बताते हैं। तो देखो एक नया ही पेज ले लेते हैं। हम क्या बताए थे कि मान लो ये आप एक डायग्राम बनाए थे हम, प्रीवियस नहीं देखता हूँ, ये आपका डायग्राम बनाए थे। ये डायग्राम में आपको क्या बोले थे कि उस पॉइंट तक पहुंचना है। जैसे कि ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, डायग्राम देखो, हम तो क्यूबॉइड लिए हैं, वो कोई सा भी डायग्राम दे सकता है और कोई सा भी वैल्यू वो दे सकता है। तो वो वाला हम एक्स वाई जेड अभी जनरल वैल्यू लेके एक के 2D का बता दो, फिर 3Z। अच्छा चलो हम फिर से रिपीट कर ही रहे हैं, देखो यहाँ पे कोई सा भी पहले अगर आप लोग ये वाला तो समझ में आया ना आप लोग को। नॉर्मल अगर 2D में रहता तो क्या करते हैं, इसमें ये x है, ये y है, और यहाँ पे कोई पॉइंट रहता, P पॉइंट रहता, तो यहाँ पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो ये आपका ओरिजिन है, तो मान लो कुछ x यूनिट हम इन जनरल ले रहे हैं, x यूनिट इधर जाना होगा, y यूनिट इधर जाना होगा, तो इसका x, y कोऑर्डिनेट हो जाता। तो P पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखते हैं, मान लो आर ओ पी लिखना रहता मेरे को, तो आर पी लिखते और माइनस आर ओ लिखते। तो P का पोजीशन वेक्टर क्या लिखते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे, इतना जाना पड़ रहा है, और ये तो 0 ही होता है, तो यहाँ से मेरा एक्स आई प्लस वाई जे आ जाता। यही काम तो हम किए हैं उस वाले क्वेश्चन में। तो ये वाला आपको ध्यान रखना है कि कैसे 2D में हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना जा रहे हैं, एक्स आई कैप इधर जाने में कितना जा रहे हैं, ये मान लो आपका एक्स है, और ये ऊपर कितना जा रहे हैं, तो मान लो ये वाई है, तो ये एक्स इधर गए, वाई ऊपर गए, तो दैट इज आपका पूरा। यही चीज आपको पिछले वाले में भी किए हैं कि ये आपको बस 3D डायग्राम है, आप अपने मन में थोड़ा सा 3D बिठाओ, क्योंकि 3D बहुत सारा क्वेश्चन आता है ठीक है ना। तो 3D आपको थोड़ा मन में आपको सोचना पड़ेगा कि किस टाइप से ये हो रहा है, क्योंकि 3D आजकल आप प्रॉब्लम भी देखोगे तो बहुत सारा 3D प्रॉब्लम आ रहा है आजकल गेट में भी है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, आर ओ पी लिख रहे हैं, ओ से पी की ओर जा रहे हैं,
तो वही वाला तो सेम प्रॉब्लम हो गया, आप 3D को हटा देखो तो ये एक्स वाई प्लेन में ही आ गया ना, पी पॉइंट कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स एक्सिस इधर गया, वही पिछला वाला जो क्वेश्चन हम लोग किए थे, यहाँ पे पी पॉइंट था, वही वाला तो सेम हो गया। पी पॉइंट आपका कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में है, एक्स में एक्स एक्सिस गया, वाई में वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस की तरफ वाई यूनिट गए, तो एक्स आई प्लस वाई जे, ओरिजिन तो 0 0 ही होता है। क्यू पॉइंट के लिए मेरे को कहाँ से जाना होगा, आप कहीं से भी जाओ, आपको जेड में भी आना होगा, पी से क्या है, पॉजिटिव जेड की तरफ जेड एक्सिस आए, मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ जेड यूनिट आए, तो बस उसको जेड यूनिट लिख दिए हैं, ठीक है, ये हो गया। अब आर पी क्यू कैसे लिखेंगे, आर पी क्यू कैसे लिखेंगे, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो आर पी क्यू के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, आर पी क्यू के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये क्या हो जाता है, आर क्यू माइनस आर पी, आर क्यू कितना निकाले हैं, आर ओ क्यू को आर क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, आर ओ पी को क्या लिख सकते हैं, आर पी भी लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर पी, मतलब नहीं ऐसे छोड़ो, आर पी ही रहने दो। आर पी कितना निकाले थे, इतना था, ओह, तो ये आपका कितना था, आर पी था, और ये कितना था, आर क्यू था, तो इसमें हम क्या बताए थे, कैसे लिखते हैं आर पी क्यू को, आर क्यू माइनस आर पी, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्यू का पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में, क्यू का पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में, तो ये जो वेक्टर हम दिखाए हैं इसी को हम लोग बोलेंगे आर पी क्यू। तो आर क्यू कितना आया है मेरा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और आर पी मेरा कितना आया है, एक्स आई और प्लस वाई जे, यहाँ से ये पूरा कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, सिर्फ जेड के आ जाएगा, और यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा कि आर पी क्यू जो वेक्टर है वो क्या है, सिर्फ जेड एक्सिस के अलोंग है, तो ये क्या आ जाएगा, सिर्फ जेड के केप हो जाएगा। आई होप अब यहाँ से सबको क्लियर हो गया होगा, फिर भी किसी को अगर कुछ है तो वो और भी घर में, मतलब एक बार और कुछ भी अपने मन से कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी दो को पॉइंट उठा लो, यहाँ पे मान लो 3 ले लो और पी ले लो, तो आप अब घर में ऐसे ये सब ट्राई करके देखना। चलो हम दोनों को देखते हैं एक बार, आप जब इसको रिवीजन करोगे तो आप चलो इसमें आर मान लो P3 लिखना, यहाँ मान लो पॉइंट 3 दे दिए हैं, और क्या कर दें, हाँ आर ये लिखो, R Q3 लिखो, ये सब आप घर पे ट्राई करना, और कुछ नहीं है, 3 का पोजीशन वेक्टर लिख के निकालो, फिर पी का आपको पता है, तो RP3 क्या हो जाएगा, R3 माइनस आर पी, RQ3 क्या हो जाएगा, R3 माइनस आर क्यू, R3, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे, 3 का पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे, बताओ तो जल्दी से सबको, 3 का पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे, इधर हम मिटा देते हैं, आपको साफ कर देते हैं सब कुछ, ये सब कॉपी में लिखा हुआ आपको सब मिल जाएगा, तो उतारने से ज्यादा समझने पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम फिर से बोले कि ये कॉपी और आपको सारा नोट्स मिल जाएगा, ये 3 पोजीशन वेक्टर बताओ तो RO3 क्या होगा, क्या होगा बताओ तो क्या होगा, शुभांश ऋषभ ये सब जेड बोल रहे हैं, बाकी लोग भी बताइए क्या होगा, जेड के, गुड, शैलेश आपको के लिखना पड़ेगा, जेड के, जेड इज द मैग्नीट्यूड एंड के इज द डायरेक्शन, तो बस सीधा बात है, इधर कितना है, जेड इधर आएंगे और इसका डायरेक्शन क्या लिखेंगे, के कैप लिख देंगे, तो क्या RP3 बोले थे निकालने के लिए, तो अब कुछ है ही नहीं, R3 माइनस R3 आप कितना निकाले, जेड के, RP मेरा कितना है, एक्स आई प्लस वाई जे, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, जेड के माइनस एक्स आई माइनस वाई जे। सिमिलरली आप RQ3 भी निकाल सकते हो, R3 पता है, RQ पता है, दोनों को माइनस कर दोगे, ठीक है ना, राहुल हर्ष आप लोग जो भी है वो सही है। तो ये सब देखो बेसिक चीज है, अब कल को जाके आपको पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा तो वो आपको समझना चाहिए कि ये क्या बोलना चाह रहा है, तो ये जस्ट बेसिक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बहुत हाई लेवल चीज है। ठीक है, ये और अब चलो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है डायरेक्शन कोसाइन। तो आप आई होप कि सबको आप पोजीशन वेक्टर लिखने तो आ गया होगा कि पोजीशन वेक्टर कैसे भी किसी भी पॉइंट का रहेगा तो आप लोग पोजीशन वेक्टर लिख दोगे उसका। अब हम लोग थोड़ा सा डायरेक्शन कोसाइन की तरफ समझते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। माइनस क्यों होगा यार, प्लस की तरफ ही तो आ रहे हैं, 3 किधर है, प्लस के डायरेक्शन में तो आ रहे हैं, अपना जेड एक्सिस प्लस तो इधर ही है ना, इसके अपोजिट अगर जाते तब ना माइनस लिखते हैं, ये तो प्लस की तरफ ही आ रहे हैं, प्लस की तरफ ही आ रहे हैं, इधर ही मेरा प्लस एक्सिस है, तो माइनस क्यों लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्शन कोसाइन की ओर, वो क्या था, पोजीशन वेक्टर था, ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइन की ओर बढ़ते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है।
इसके लिए भी मेरे को एक इसके लिए भी एक डायग्राम पहले बनाते हैं, इससे काम नहीं होगा, फिर से एक समझाते हैं, ठीक है। तो कोई भी मान लो आपका डायग्राम ऐसे बनाते हैं, ये आपका मान लो हो गया, ये आपका मान लो प्लस एक्स एक्सिस है, ये ऊपर की ओर वाई एक्सिस है और नीचे की ओर जेड एक्सिस है, ठीक है। ये मान लो आपका ओ पॉइंट है और कुछ भी पॉइंट रहे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका कुछ ई पॉइंट है और यहाँ से इसको ऐसे ऐसे जोड़ देते हैं हम, ठीक है। ये जो ओ ई लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जो जेड एक्सिस है इसके साथ गामा एंगल बनाता है। ओ ई को हम कभी कभी फोर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी मान लो कि मार्कर, जैसे कि ये कोई चीज है ये मान लो कि एक्स एक्सिस है, ऐसे मेरा ये एक्स एक्सिस है और ये मान लो 3D कोऑर्डिनेट आपको समझ लो कि एक एक्स एक्सिस इधर की ओर है, वाई एक्सिस उधर की ओर है और जेड एक्सिस इधर की ओर है। तो ये मेरा पेन ऐसे रखा हुआ है, तो ये क्या एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ऐसे करके मान लो है। तो ये जो एंगल बना रहा है, मान लो ऐसे करके ऐसे रखा हुआ है पेन, ऐसे करके, तो ये जो क्या एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और ये जो आपका वर्टिकल है तो ये क्या एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ। और देखो एक्स इधर है, वाई इधर है, तो ऑब्वियसली जेड इधर होगा, आपके तरफ आता हुआ जेड होगा। तो ये जो पेन है वो जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, वही हम यहाँ दिखाने की कोशिश किए हैं कि ओई जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसको हम अल्फा दिए हैं। वो वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम बीटा लिखे हैं। और ये जो ओई है वो जेड एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बनाएगा, आप पेन को ही ऐसे रख लो, तो ये एक एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, एक वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा और एक ये जेड एक्सिस के साथ भी एंगल बनाएगा। तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट स्पेस पे रखा हुआ है वो तीनों एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएंगे। ये बात से तो आप लोग एग्री करते हैं। तो वही है कि वो तीनों किसी ना किसी के साथ एंगल बनाएंगे, वही एंगल को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। अल्फा बीटा और जो गामा है, अल्फा क्या है, the angle which the line makes with line or force or something or any vector quantity makes with x axis. Beta क्या है, the line the angle which is made between that vector quantity and y axis. And z gamma क्या है, the angle which is made between that line or vector quantity and between z axis. तो ये जो अल्फा बीटा गामा है इसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि a force vector can be represented by its rectangular component fx, fy and fz along xyz coordinate axis। तो क्या हो जाएगा, मान लो इसको OE को आप फोर्स मान लो कि ये कुछ फोर्स वेक्टर को दिखा रहा है, ये फोर्स वेक्टर है। अच्छा, फोर्स वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तीन कंपोनेंट में लिख सकते हैं। इसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट x के अलोंग होगा, fx उससे दिखाते हैं, कुछ ना कुछ कंपोनेंट y के अलोंग होगा, उसको yj कैप लिख देते हैं, और कुछ ना कुछ कंपोनेंट z के अलोंग होगा, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एफ जेड के कैप दिखा देते हैं। तो ये मेरा तीन चीज हुआ, एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग तीन, जैसे कि मान लो कोई 2D स्पेस में कुछ भी रहता है तो उसमें दो कंपोनेंट लेते थे, एक एक्स के अलोंग एक वाई के अलोंग लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब तीसरा एक्सिस भी आ गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, और एक कंपोनेंट जेड कंपोनेंट जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो वही हो गया एफ एक्स, एफ वाई, जेड। एफ एक्स क्या हो गया, एक्स कंपोनेंट, उस वाला फोर्स का एक्स कंपोनेंट जो है, वाई क्या हो गया, वाई कंपोनेंट जो भी फोर्स है, और जेड क्या हो गया, जेड कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, ये अल्फा बीटा गामा क्या है, लिख देते हैं थोड़ा सा आप लोग, मतलब अभी के लिए, बाकी आपको ये सब मिलेगा लिखा हुआ। अल्फा बीटा गामा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर, इसको एफ ही वेक्टर मान लेते हैं तो इसके लिए भी आपको समझाने के लिए आसान हो जाएगा। फोर्स एफ वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली। एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी भी फोर्स को कंपोनेंट में लिखना है,
किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? सिर्फ कुछ नहीं, कुछ किसी भी फोर्स को अगर 2 डायमेंशनल में रहता तो क्या करते हैं, एक एक्स के अलोंग एक वाई के अलोंग करते हैं। अब यही चीज 3 के अलोंग है, तो एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग और जेड के अलोंग की है। ठीक है, तो आई होप कि इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अच्छा, और एक चीज क्या है, अगर फोर्स मान लो मेरे को ऐसे दिया हुआ है तो मॉड एफ क्या हो जाएगा, ये भी आप लोग को बेसिक ही है, लेकिन किसी किसी को अगर नहीं पता है तो वो हम ऐसे निकालेंगे, रूट अंडर एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर प्लस एफ जेड का स्क्वायर, ये मेरा मॉड है। मॉड मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड निकालने बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, मॉड एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर प्लस एफ जेड का स्क्वायर और अंडर रूट, तीनों का सम करके अंडर रूट ले लेंगे, वो मेरा मॉड एफ हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब आपको डायरेक्शन कोसाइन थोड़ा बताते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फिलहाल। इसको भी मिटा देते हैं। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा डिफाइन कर देते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन कोसाइन की जहाँ तक बात रही, ये क्या होगा, तो जो अल्फा बीटा गामा है यही है, कॉस अल्फा को डिफाइन कर दो, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, एक्स के अलोंग है तो एफ एक्स बाय मॉड एफ, इसको ऐसे लिख देना। कॉस बीटा क्या हो जाएगा, ये आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना कि क्या क्या है, और कॉस गामा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जेड कंपोनेंट ऑफ फोर्स बाय टोटल फोर्स। ठीक है, इसको हम लोग एल से भी दिखाते हैं, ये डिनोशन मतलब इसका नोटेशन है स्टैंडर्ड, इसका कुछ याद नहीं रखना है बस। और यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसको करोगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन में आपको एल एम एन करके वैल्यू दिया रहेगा, तो आपको समझ जाना है कि डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहा है। एल क्या दिखा रहा है, ये कॉस अल्फा को दिखाता है, जिसका वैल्यू क्या होता है, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल एफ जो निकाले हैं। बीटा क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स बाय टोटल मैग्नीट्यूड, और गामा क्या हो जाएगा, जेड कंपोनेंट ऑफ फोर्स बाय टोटल मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला कुछ नहीं, इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, बट आप इसको याद रखो तो ज्यादा बेटर है। अल्फा के अलॉन्ग उसका कंपोनेंट लिए हैं, कुछ ज्यादा खास नहीं है, आप इसको ध्यान में रखो, बेटर रहेगा। एल एम और एन आप ध्यान रखो कि कहीं भी क्वेश्चन में एल क्या दिखाता है, कॉस अल्फा को दिखाता है, एम कहाँ क्या दिखाता है, कॉस बीटा को, और एन क्या दिखाता है, कॉस गामा को। अल्फा बीटा गामा आप समझ चुके हैं कि अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा आप समझ चुके हैं। अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा है एंगल विथ एक्स एक्सिस, बीटा क्या है एंगल विथ वाई एक्सिस, और गामा क्या है एंगल विथ जेड एक्सिस। और ये रिलेशन जो है आपको ध्यान में रखना है कि एल स्क्वायर प्लस, ये आप स्क्वायर करो ना, एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर एफ जेड, तीनों को जब ऐड करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा मॉड एफ का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये सिर्फ यही बचेगा, ऊपर भी ये नीचे भी ये, तो कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, और किसी भी वेक्टर, ये आपका हो गया। चलो एक और क्वेश्चन करो, तो फिर आप लोग को और समझ में आएगा। ये आपको ये तीनों चीज थोड़ा सा बस ध्यान में रखना है कि ये क्या है, एल एम एन नोटेशन है डायरेक्शन कोसाइन का, एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा और एन इक्वल टू कॉस गामा। तो कोई भी आपको अगर दो दिया रहेगा, अगर और तीनों का वैल्यू जो है, कॉस अल्फा, कॉस का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में होता है, -1 से 1 के बीच में होता है, लेकिन ये न्यूमेरिक वैल्यू है, तो ये 0 से 1 के बीच में इसका वैल्यू होगा, इसका भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, और इसका भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है ना, इक्वल टू साइन होल्ड कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एल और एम का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो एल का मान लो वैल्यू आपको दिया है 0.25, एम का वैल्यू मान लो कुछ 0.34 दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका क्या होगा, एन का वैल्यू निकल जाएगा। तो कई बार ऐसे से भी एन का वैल्यू पूछेगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ से एन का स्क्वायर आपको निकल जाएगा, फिर एन आप निकाल दोगे। ठीक है, एफ एक्स कैसे निकालेंगे, एफ एक्स, चलो एक क्वेश्चन करवाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि एफ एक्स किसको बोल रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन लिखो, कुछ कुछ क्वेश्चन देखो, कुछ कुछ डाउट आपका क्वेश्चन से ही हो जाएगा।
जैसे कि ये वाला क्वेश्चन लिखो, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर वेक्टर मान लो दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है कुछ 4i कैप -3j कैप प्लस 2k कैप, ये आपका दिया हुआ है। आपको एल एम और एन मतलब जो आपका डायरेक्शन कोसाइन है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो ये है, तो आप बोल रहे थे एक्स एफ एक्स क्या, चलो इसको फोर्स ही लिख दो, इसको आर हटाओ, इसको फोर्स लिखता है, ये आपका फोर्स दिया हुआ है। तो फोर्स का जो ये कंपोनेंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ एक्स बोलेंगे। फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है इसको क्या बोलेंगे, वाई बोलेंगे, एफ वाई बोलेंगे। और ये जो जेड कंपोनेंट है इसको जेड बोलेंगे। तो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड कैसे, आपको क्वेश्चन में ही देखने से पता चल जाएगा कि क्या है। तो देखो आंसर भी आ रहा है 4/29, 29 नहीं होगा, √29 होगा। ऋषभ सिंह 4/√29 होगा, आप अगर एल निकाल रहे हो तो। कोसाइन है सर, जो भी है। तो आपको एफ एक्स और एफ वाई और एफ जेड का पता चल गया, ठीक है ना। तो पहले आप क्या करोगे, एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन निकालने बोल रहे हैं, तो या तो कॉस अल्फा लिखो या इसी को इक्वल टू एल लिखो, और इसको क्या लिखते हैं हम लोग, एफ एक्स बाय मॉड एफ। इसको आप कॉस बीटा लिखो या इक्वल टू, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, और ये क्या होता है, एफ वाई बाय मॉड एफ। उसी प्रकार आप कॉस गामा लिखो या एन लिखो, और ये क्या हो जाता है, एफ जेड बाय मॉड एफ। तो ये 3 चीज होता है। अच्छा, इसका मॉड एफ कैसे निकालेंगे, तो मॉड एफ के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स कितना है 4 है, तो √4 का स्क्वायर, एफ वाई कितना है -3 है, तो -3 का स्क्वायर, प्लस एफ जेड कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर। इसको कितना हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया, सॉरी यह कितना हो जाएगा, 16 + 9 और +4, मतलब ये हो जाएगा √29। इसका वैल्यू देख लेना जो भी आएगा। तो एफ एक्स मेरा कितना है 4 है, और रूट बाय कितना हो जाएगा √29। एफ वाई कितना है -3 है, और कितना हो जाएगा √29। और एफ जेड मतलब कितना है, प्लस का 2 है, और अंडर रूट कितना हो जाएगा 29। तो इससे आप लोग का सारा डाउट क्लियर हुआ, एफ एक्स कैसे निकालेंगे, एफ वाई कैसे निकालेंगे। क्या अभी भी किसी को कुछ प्रकार का डाउट है तो पूछ लो। हाँ, जो भी होगा इंडिविजुअल ही आएगा, जो भी ये वैल्यू जो भी देगा, ये वैल्यू जो भी देगा, ये वैल्यू जो भी देगा। तो अभी तक मेरे हिसाब से आपको अब ये तो क्लियर हो गया ना, एल एम एन किसको बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, ये सब तो क्लियर हो गया ना। ये कुछ है भी नहीं, बस ऐसे ही नोटेशन है कि आपको क्वेश्चन में कहीं देखने मिल सकता है, तो आपको एटलीस्ट पता रहना चाहिए। आई होप कि ये आप लोग सबको क्लियर है ना। हाँ चलो ठीक है। चलो, तो अभी तक हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं। एक तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, और पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं तो आप लोग समझ गए कि तो अभी तक हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं। एक पोजीशन वेक्टर हम लोग सीखे हैं, पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, कैसे निकालेंगे, और एक कैसे है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन मतलब क्या होता है, एंगल जो होता है उसके बारे में। तो ये 2 चीज अभी हम लोग देखे हैं। ये पोजीशन वेक्टर हम सिखाए थे, ऐसे करके एरो ड्रॉ करना है, और ये क्या होता था, ये एंगल होता था तीनों एक्सिस के साथ, अल्फा बीटा और गामा। और जो पोजीशन वेक्टर है इसी को अभी आप देखोगे कि इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख के कैसे और भी सॉल्व प्रॉब्लम जो है अपना आगे करता है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ही है, अब इसी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल देता है, कि जब आपको कोई बॉडी होता है, जब किसी पॉइंट से, हाँ होमवर्क आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो कंपाइल करके भी मिलेगा। और जो आज हम पहले जो क्लास में करवाएं, पहले तो सेम जो आपको अभी 1 घंटे का ब्रेक होगा उसका फिर क्लास लेना है मेरे को, मे बी अभी और 20 मिनट 25 मिनट और क्लास लेंगे, फिर 1 घंटे का ब्रेक रहेगा, और फिर उसके बाद फिर हम लोग को क्लास लेना है, ठीक है ना।
क्योंकि अभी आपका जो पूरा सिलेबस है वो विद इन मोस्ट प्रोबेबली विद इन 1 मंथ अगर क्लास कंटिन्यूस चला तो पूरा आपका जो भी पूरा गेट का सिलेबस है वो 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप मिनिमम तो इतना रखना है कि मिनिमम 4 आवर डे आपका अभी नेक्स्ट 4 to 5 डेज आपका जो भी है अभी वेडनेसडे आज है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी है, आज से लेकर मे बी सैटरडे और संडे तक मिनिमम आपको 4 आवर तो क्लास चलेगा ही, ठीक है ना। तो इतना आप लोग रखना। तो अभी आपको क्या रखना है, अभी आपको क्या करना है, जो भी आपको ब्रेक मिले, और अभी देखो ऐसा हमारा शेड्यूल है कि हम लोग एक ही सब्जेक्ट को एक बार में ले रहे हैं। जैसे कि अभी मैकेनिक्स चल रहा है तो आपका 4-5 दिन लगातार मैकेनिक्स ही चलेगा। उसके बाद जैसे आपका मे बी नेक्स्ट सिस्टम इंजीनियरिंग चल सकता है या वॉट एवर जो भी चले, तो वो लाइन से आपका चलेगा। अभी जैसे मैकेनिक्स चल रहा है तो 4-5 दिन लगातार मैकेनिक्स ही चलेगा। तो अभी आप लोगों को क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे करवाएं उसको घर में जाकर सेम क्वेश्चन को पहले करना है, नया क्वेश्चन कीजिएगा, वो भी प्रॉपर हम दे देंगे। लेकिन पहले जो आज क्लास में सिखाया है, जब भी ब्रेक अभी 1 घंटे का होगा मे बी 5 से 6, तो आपको ऑल मंथ का 1 मंथ में फिनिश मोस्ट प्रोबेबली देखो ऐसा कुछ है आपको ओवर द। अभी तो इतना मेरे लिए कहना मुश्किल है, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि अभी नेक्स्ट 4 to 5 डेज में आपका मैकेनिक्स पूरा कंप्लीट होना है। मतलब आज आप अगर जो भी है 26 है तो 30 या 1 तारीख तक आपका पूरा मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगा। और मिनिमम आप रखो 4 आवर अ डे क्लास तो चलेगी। तो आज पहला दिन है तो आज तो 4 आवर मिनिमम लेंगे, और कल से जो है मैक्सिमम में भी 8 आवर से ज्यादा क्लास नहीं होगा एक दिन में। इतना भी रखो कि किसी भी सब्जेक्ट का एक दिन में 8 आवर से ज्यादा क्लास नहीं होगा, और मिनिमम 4 आवर से कम भी नहीं लेंगे। तो 4 आवर से 8 आवर के बीच में ही हम कुछ क्लास लेंगे एक दिन में। और नेक्स्ट जो 4 to 5 डेज है आपका मैकेनिक्स ही चलेगा, और वो 4 आवर तो चलेगा ही मिनिमम, और मैक्सिमम 8 आवर से थोड़ा कम ही चलेगा, ठीक है ना। तो आप जो भी ऐसे ही करके आपका सारा सब्जेक्ट का होगा। जस्ट 1 सेकेंड। तो वैसे करके हम लोग प्रोसीड करेंगे तो नेक्स्ट 4 to 5 डेज में आपका मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नहीं, जितना क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं उतना सफिशिएंट नहीं है, आपको और भी क्वेश्चन दिया जाएगा। तो डोंट वरी फॉर दैट। लेकिन आप बेसिक कंसेप्ट इतना, अगर आप इतना में मास्टरी हासिल कर लिए, फिर आप समझ लो कि वो जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो इसी के जस्ट कुछ घुमा के पूछेगा, क्योंकि मैकेनिक्स में बस वैरायटी आप कितना भी क्रिएट कर सकते हो, बट कॉन्सेप्ट वही रहना है। तो फिर वही अभी आपको 1 घंटा का मे बी ब्रेक मिले, मे बी क्या मिलेगा ही अभी 5 to 6 मिलेगा। तो बैठ के आप लोग थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाना, और 10-20 मिनट में जो पीछे का पढ़ा है उसको थोड़ा सा देखना, ठीक है ना। हाँ, PYQ लास्ट में करवाएंगे। PYQ में जो भी प्रीवियस में भी 10 to 13 ईयर का PYQ हम एक साथ करवाएंगे। वो मेरे पास पड़ा हुआ है, और हम एक साथ करवाएंगे सारा। उसमें फिर ऐसे टॉपिक वाइज भी करो, अभी टॉपिक वाइज तो बीच बीच में भी हम करवा देंगे PYQ। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो भी हम करवा रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे आया हुआ है, या तो गेट में आया हुआ है, या तो सिविल का जो ECE वाला सब होता है, या मैकेनिकल का जो सिविल या मैकेनिकल का जो मैकेनिक्स पूछा जाता है, उसमें मोस्टली वही सब क्वेश्चन हम नोट्स में लिए हैं, ठीक है ना। तो नोट्स वाला क्वेश्चन एक तो वो हो जाएगा। लास्ट में जो आपका गेट माइनिंग का पर्टिकुलर होगा वो साथ में करवा देंगे, जितना सारा आया हुआ तो वो सब सारा कवर हो जाएगा। और एडिशनल भी जो भी प्रॉब्लम होगा वो बना के आपको दिया जाएगा, और टेस्ट में भी रहेगा। तो प्रॉब्लम का आप लोग टेंशन मत लो, वो आपके पास सफिशियंट रहेगा। आप बस कंसेप्ट पे ध्यान दो कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको जैसा भी प्रॉब्लम आए आप आराम से 6 to 8 मार्क्स का ही आता ही है, और वो बहुत इजीली आप स्कोर कर लोगे। आपको वो प्रीवियस ईयर करने के बाद आपको पता चल जाएगा। शायद ही 1-2 क्वेश्चन होंगे जो कि थोड़ा सा आपको टाइम कंज्यूमिंग होंगे, बाकी तो सिंपल ही रहता है, ठीक है। तो अब थोड़ा हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में देखते हैं। ये भी एक तरह का पोजीशन वेक्टर ही है, ठीक है ना। हम लोग पोजीशन वेक्टर पढ़े हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी वही है, पोजीशन वेक्टर का ही एक फॉर्म है। इसको हम लोग एस से दिखाते हैं या आर से दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी काम इसका निकालने का भी वही है। जैसे हम लोग पोजीशन वेक्टर लिख रहे थे वैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी लिखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट P एंड Q इन स्पेस डिफाइंड बाय ये SPO। ये थोड़ा सा ऐसे करके दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q। ये समझा देते हैं क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो मान लो P का कोई कोऑर्डिनेट है, मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और Q का कोई कोऑर्डिनेट है, मान लो x2 i कैप, i यहाँ पे होगा, यहाँ j होगा, ये तो लिखे हैं, x2 i कैप प्लस y2 j कैप
प्लस Z2 के कैप। तो हमको निकालने क्या बोलेगा कि SPQ निकालो। अब आप देखो, अभी आपको हम जब पोजीशन वेक्टर सिखा रहे थे तो क्या बताए थे कि PQ क्या है, Q का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू P, वही सिखाए थे ना। तो सेम यहाँ पे भी आपको वही लॉजिक लगाना है। Q का आपको पहले लिखना है SQ माइनस SP, ठीक है। तो Q का क्या हो जाएगा, x2 है और इसमें इसका माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस Z2 माइनस Z1 k कैप। ये आपका हो गया वो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको जो पहले सिखाया है बस वही है, ये नीचे वाला अभी क्वेश्चन भी करते हैं। तो इसमें आई होप ब्रेक अभी 1 घंटे का देंगे अभी, मे बी और 25 मिनट भी क्लास, हाँ 25 मिनट और चलेगा। 25 मिनट नहीं, मतलब मे बी 20 मिनट रखो, उसका फिर आपका 1 घंटा का ब्रेक होगा, तो उसके लिए वो टेंशन मत लो। ये P की जगह Q कर लो, इसको भी Q है तो इसको भी Q कर लो। तो क्या है, ये पोजीशन वेक्टर की तरह ही है। SPQ को हम क्या लिखेंगे, Q का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर माइनस P का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। वही हम उधर लिखे हैं, उसी तर्ज पे ये क्वेश्चन अभी हम लोग करने देखते हैं, ठीक है ना। तो ये पोजीशन वेक्टर ही है, बस डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं पार्टिकल का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो चीज होता है। चलो ये अच्छा, कितनों को पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? सानू का आंसर है -9i प्लस 10j। हाँ सही बात है, ये क्वेश्चन का आंसर वही है। इसको क्यों रख लो, ये थोड़ा सा हो गया, ठीक। तो पहले ये बताओ कितने को डिफरेंस पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्टेंस स्केलर है, सही बात है। और किसको किसको नहीं पता है ये बताओ, किसको किसको नहीं पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोस टू? डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट, ये सब जिनको नहीं पता है उनके लिए हम थोड़ा 2 मिनट बता देते हैं। तो मान लो कि कोई दो लड़का को उठाते हैं, प्रेम और उसको लें सलमान, प्रेम और सलमान। मान लो दो लड़का है, ये यहाँ पे प्रेम यहाँ पे है, प्रेम यहाँ से पहले मान लो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। तो प्रेम का मान लो यहाँ पे घर है और यहाँ पे उसका कॉलेज है, ठीक है। तो प्रेम को घर से कॉलेज जाना है, तो प्रेम क्या किया, पहले यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। फिर ब्रेक में मान लो प्रेम का तबीयत ठीक नहीं लगा, फिर प्रेम जो है वापस ब्रेक में यहाँ से यहाँ आ गया और फिर यहाँ से यहाँ आ गया। तो कोई भी जो आदमी होगा वो बोलेगा कि मान लो ये 2 यूनिट है और ये 3 यूनिट है, तो बोलेगा कि प्रेम जो है टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रेम एंड हिज डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों मान लो हमको पूछा कि ये कितना होगा, कितना वो डिस्टेंस कवर किया और क्या उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो प्रेम पहले क्या किया, 2 यूनिट वो गया, फिर 3 यूनिट, फिर वो 3 यूनिट वापस आया, फिर वो 2 यूनिट आया, कितना हो जाएगा 6 और 4 10, मतलब 10 यूनिट जो है वो टोटल डिस्टेंस प्रेम कवर किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो देखेगा तो प्रेम यहीं से स्टार्ट किया था और वापस यहीं पे आ गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो प्रेम का 0 हो जाएगा, ये डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये एक चीज हो गया कि डिस्प्लेसमेंट आपको सिर्फ इनिशियल और फाइनल दिखना पड़ता है, कि इनिशियल और फाइनल को जोड़ने वाला जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और डिस्टेंस तो जस्ट न्यूमेरिक सम हो जाएगा, ठीक है ना। जस्ट न्यूमेरिक सम इज द डिस्टेंस
and the shortest path between the initial and final position is called displacement. तो प्रेम यहीं से स्टार्ट किया था और यहीं आ गया, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या था, यही हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2 यूनिट, 3 यूनिट, फिर 3 यूनिट, 2 यूनिट, तो 10 यूनिट। फिर उसी तरफ से मान लो यहाँ से कोई ऐसे गया और ऐसे जाके यहाँ पे गया, तो डिस्टेंस उसका कितना हो जाएगा, मान लो ये 3 यूनिट है और ये 4 यूनिट है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो 3 + 4 हो जाएगा, मतलब वो 7 आ जाएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, मान लो ये डिस्टेंस है, लेकिन वही अगर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने बोलेगा तो आपको क्या करना है, इनिशियल पॉइंट देखना है और फाइनल पॉइंट देखना है। ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है, इसको बस मिला दो, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो है, सबसे शॉर्टेस्ट जो पाथ है यही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ये है, तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये 90 डिग्री है तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 यूनिट, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका 5 यूनिट आएगा। ठीक है, तो ये सब क्लियर है सबको? ठीक है, मैथ में पढ़ चुके हैं, वेरी गुड। तो मेरे को लगा था कि अभी नहीं हुआ है तो इसीलिए मैं बता दिया। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम पी पॉइंट ये दिया हुआ है और क्यू पॉइंट ये दिया हुआ है, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है ना। और व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डिस्प्लेसमेंट, ये यूनिट वेक्टर कुछ नहीं है, जो भी वेक्टर आएगा उसके उसके मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर देंगे, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो पी का पहले हम लोग लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको मिटा ही देते हैं, ये तो आप लोग को वो समझ में आ ही गया होगा। तो पी का पहले लिख देते हैं, यहाँ क्या है, पी का मेरे पास क्या है, 6i कैप माइनस 4j कैप है। उसी तरह मेरे पास क्यू का क्या है, -3i कैप प्लस 6j कैप है। तो हमको क्या निकालने बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर SPQ निकालने बोल रहे हैं। इसको कैसे लिखेंगे, क्यू का लिखेंगे, क्यू का जो भी वेक्टर होगा Q माइनस P, फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा याद रखना, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। Q का क्या हो जाएगा, -3i कैप प्लस 6j कैप, और P का क्या हो जाएगा, 6i कैप माइनस 4j कैप। यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, -3, तो यहाँ 3 का i कैप बचेगा और प्लस 10 का j कैप बचेगा। ये देख लेना, ये सही है ना, नहीं सॉरी गलत हो गया ना, ये -6 और -3, तो यहाँ -9i कैप हो जाएगा, और ये प्लस का 4 और इधर 6 है तो ये 10j कैप हो जाएगा। तो ये आपका ये हो गया। डायरेक्शन कोसाइन निकालने बोल रहा है तो बस निकाल दो, उसमें क्या ही दिक्कत है। तो मॉड पहले निकालना होगा उसके लिए, तो मॉड एस क्या हो जाएगा, √-9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, मतलब √181 आ जाएगा। ये चीज सबको समझ में आ रहा है ना, कैसे लिख रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं। तो बस यहाँ से L निकाल दो, L क्या हो जाएगा, -9/√181, और M क्या हो जाएगा, 10/√181। और क्या बोल रहा है, यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा कितना आया है, -9i कैप प्लस 10j कैप। इसको बोल रहा है यूनिट वेक्टर निकालो, तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करना होता है, अच्छा यूनिट वेक्टर को ना ऐसे दिखाते हैं कि इसके ऊपर टोपी पहना दो। ये टोपी क्या दिखा रहा है, यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर दिखा रहा है, और ये टोपी जब पहना दिए तो क्या दिखाएगा, यूनिट वेक्टर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बस इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे देंगे तो सिर्फ यूनिट वेक्टर हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √181, तो उसको डिवाइड दे दिए तो ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे देंगे तो क्या आ जाएगा, वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, सौम्या रंजन बोल रही है कि सर इसको रिपीट कीजिए। बाकी और बताओ किसको किसको नहीं समझ में आया ये।
या फिर सबको समझ में आ गया? ये तो वही डिस्प्लेसमेंट वो तो थोड़ा देर पहले हम लोग वो लिख रहे थे, पोजीशन वेक्टर लिख रहे थे, वही तो है ये सेम पोजीशन वेक्टर ही तो फिर से लिखे हैं ना। अगर आपको अच्छे से ध्यान हो तो ये पोजीशन वेक्टर ही लिख रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट नाम है लेकिन पोजीशन वेक्टर ही लिख रहे हैं ना। आई होप सबको, एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। तो देखो क्या हम किए इसमें, ये पोजीशन वेक्टर ही लिखे, एक तरह से इसको ऐसे भी हम लिख सकते थे RPQ। जब बस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नाम है तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि थोड़ा स्टैंडर्ड है तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट से भी दिखाते हैं। तो बोल रहा है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम P टू Q, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को SPQ से हम डिनोट किए, और ये क्या है, किसके ओर जा रहे हैं, Q की ओर। कहाँ से? P से। ये बार बार सिखाएं कैसे पढ़ना है, Q की ओर जा रहे हैं, Q की ओर। तो Q की ओर जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं? P की ओर, मतलब Q की ओर जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं? P से जा रहे हैं। तो Q माइनस P वेक्टर, तो Q वेक्टर को पहले लिख दिए, फिर P वेक्टर को लिख दिया और इससे ये निकाल दिए। और LMN निकालने के लिए भी हम सिखाए थे, L क्या होता था? FX। तो इस केस में x कोऑर्डिनेट कितना है? -9 है, और इसका मॉड कितना है? √181 है, तो L हो गया। M क्या था? FY कितना है यहाँ पे? 10 है, और इसका मॉड कितना है? √181। तो L और M निकल गया, क्योंकि ये दो ठीक है ना। जेड एक्सिस के साथ भी आप लिख सकते हैं, एफ जेड क्या है? 0 है, तो जब n लिखोगे तो क्या लिखोगे? एफ जेड 0 डिवाइडेड बाय √181, तो n क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई एक्सिस में ही है। और फिर मेरा यहाँ से निकल गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर -9i प्लस 10j निकल गया। अब इसमें हमको बोल रहा है क्लास में व्हाट इज यूनिट वेक्टर अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर निकालने बोला है। किसी भी वेक्टर का यूनिट, किसी भी वेक्टर का, मान लो अगर ये कोई भी वेक्टर मेरा निकला है f बराबर fx प्लस fy जे कैप प्लस fz के कैप, इसका बोलेगा ना कि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो, तो कुछ नहीं करना है, f को जो है वो मॉड f से डिवाइड दे देना है। ये जो वेक्टर आएगा उसको हम लोग ऐसे कैप लगा देंगे इसके सर पे, इसके सर पे कैप लगा देंगे, और ये कैप इसका क्या दिखाएगा कि एक यूनिट वेक्टर है। तो इस केस में यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? इसी वेक्टर को जस्ट हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड दे देंगे इसके मॉड से। मॉड से डिवाइड करने का मतलब है √fx² प्लस √fy² प्लस √fz²। ठीक है, तो ये आपका हो गया ये क्वेश्चन। इसी टाइप से और 2-3 क्वेश्चन लास्ट में आपको हम दे सकते हैं, वो आप लोग कर लीजिएगा। तो ये आपका एक हो गया। अब इसके बाद देखो, दो चीज हम लोग अभी तक क्या पढ़े, एक हम लोग क्या पढ़े अभी तक, एक हम लोग पोजीशन वेक्टर पढ़े, डायरेक्शन कोसाइन पढ़े, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़े। अब हम लोग मोमेंट निकालना सीखेंगे किसी अबाउट। तो हम लोग क्या सीखेंगे? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का अंतर समझ गए। अब हम लोग मोमेंट सीखेंगे। तो मोमेंट के बारे में हम आप लोगों को स्टार्टिंग में क्या बताया था, मोमेंट क्या होता है, ये जो दरवाजा वाला एग्जांपल से समझा रहे थे। मोमेंट क्या होता है? मोमेंट होता है द टेंडेंसी टू रोटेट अ बॉडी। समझ रहे हैं ना, कि ये पेन है, ये पेन को मान लो यहाँ से हम पकड़ के रखें, ये हिंज हो गया मेरा, अब इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, मतलब ये चल नहीं रहा है, सिर्फ ये घूम रहा है। ये पेन चल नहीं रहा है, बस ये घूम रहा है। तो ये बस चल नहीं रहा है, बस ये घूम रहा है, तो ये मोमेंट हो गया। हम इस पे जो फोर्स लगाए उसके कारण ये क्या हो रहा है? ये रोटेट हो रहा है। तो ये पे क्या हो जाएगा? ये मोमेंट हो गया। ठीक है ना, मोमेंट क्या हो गया? टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू रोटेट। तो इसका हम अभी समझाते हैं कैसे लिखते हैं। तो मोस्टली आप लोगों का अभी थोड़ा देर के लिए ब्रेक कर देते हैं हम, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में भी अभी कितना हो रहा है? 348 सर। वाइट में नहीं लिखिए, लिखने में प्रॉब्लम। वाइट में, अच्छा ठीक है, ब्लैक में ही लिखते हैं। ठीक है, अब ब्लैक में ही लिखेंगे, वाइट में नहीं लिखते। क्वेश्चन तो आप लोग को दिखता है ना, जो ये क्वेश्चन है ये सब दिखता है ना। बाकी ये नोट्स में भी आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको। अभी हम ये समझा रहे हैं कि आप लोग क्लास में ही सीखिए, जिससे कि आप लोग को जब आप दूसरे बार नोट्स पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा कम प्रॉब्लम होगा और वो आप लोग जल्दी जल्दी समझ जाओगे। ठीक है, तो
मोमेंट आपको हम बताया कि मोमेंट क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू रोटेट ए बॉडी, इसको एम से दिखाते हैं, मोमेंट को एम से दिखाते हैं। और ये क्या होता है, इसको अगर सिंपल भाषा में लिखे तो टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू रोटेट अ बॉडी, ये होता है आपका मोमेंट। तो मोमेंट का मतलब हम समझा दिए हैं। अब ये कुछ प्रॉब्लम है और इसका कैसे निकालते हैं, मोमेंट को क्या बोलते हैं। मोमेंट का जो होता है वो आर क्रॉस एफ होता है। अब देखो अब दो चीज आने लगा, आर आपको समझा दिए पोजीशन वेक्टर और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। अच्छा, आपको मैथ वाला क्लास अगर हुआ है तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट किसको किसको आता है ये बताइए तो। नहीं ठीक है, 5 बजे करेंगे, 1 घंटा का। 1 घंटे का ब्रेक मतलब समझ लो कि आधा घंटा आप लोग कुछ रिफ्रेशमेंट ले लेना, कुछ खाने पीने का, पानी पी लेना, और आधा घंटा जो अभी पढ़ा है फर्स्ट आपने उसको रिवाइज कर लेना, सो दैट कि अगर फिर जो 5 बजे से क्लास हो तो आपको वो ना रहे, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट किसको किसको आता है, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और एक मान लो कि ए डॉट बी लिखा हुआ है, तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आता है आप लोगों को। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, तो आई एज्यूम कि आप लोग सबको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में यही स्टार्ट करेंगे, हम मोमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो आपको रिवीजन अभी करना है कि पोजीशन वेक्टर कैसे लिखने के लिए समझाए थे। अब आगे देखो, जैसे जैसे जो प्रीवियस डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर और डायरेक्शन कोसाइन और बाकी जो कुछ भी सीखेंगे, इट्स लाइक मेकिंग समथिंग स्मॉल स्मॉल पीसेस, कि हम लोग फिर बड़ा क्वेश्चन जाए तो फिर सबका यूज करेंगे उसमें, ठीक है ना। और ये सबसे बेसिक है, मतलब हम डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ यू कि सर बेसिक से बताना है, तो ये पूरा बेसिक से चल रहा है। जिसको मैकेनिक्स का एम भी नहीं आता है वो अगर यहाँ से स्टार्ट करे तो उसको पूरा आ जाएगा। तो इसमें कोई प्री रिक्विजिट नहीं है कि आपको ये आना चाहिए वो आना चाहिए तभी आपको मैकेनिक्स क्लास आना है। जो यहाँ से आज से क्लास कर रहा है उसको कोई कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है, वो एकदम बेसिक से ही स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना। तो डॉट और क्रॉस के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग 5 बजे से लें, ठीक है। तो 5 बजे फिर हम लोग मोमेंट से लेके आगे जितना तक हो पाएगा वो करते हैं, ठीक है। आप लोग बस प्रिपेयर रहिएगा कि अभी से नेक्स्ट 4 to 5 डेज आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ही क्लास चलेगा, और मिनिमम 4 आवर और मैक्सिमम 8 आवर तक चल सकता है क्लास, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट 4 to 5 डेज में आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगा फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल, और जितना क्वेश्चन आया वो भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। हाँ, क्लास 5 बजे से स्टार्ट होगा और हम मैसेज भी कर देंगे ग्रुप पे, सो डोंट वरी फॉर दैट। तो ठीक है यार, आज का क्लास, आज का मतलब कि अभी का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट विल मीट प्रोबली फ्रॉम 5। और हाँ ठीक है, वो ग्रुप पे ले देंगे क्लासेस लाइव नाउ। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी फिर हम लोग मिलते हैं। आप लोग जो भी 1 घंटा का ब्रेक है उसमें आप लोग जितना भी अभी 21 स्लाइड पढ़ा है, आप लोग जो भी थोड़ा बहुत लिखे हो उसको थोड़ा सा रिवाइज करो, अपने जो भी लिखे हो थोड़ा बहुत रफ में भी। आधा घंटा में भी आप लोग थोड़ा पानी वानी पी लो और आधा घंटा उसको रिवाइज कर लो जो भी बताए हैं। फिर हम लोग मिलते हैं यार। नहीं, मैथ की क्लास अब नहीं होगी अभी। अभी से 4 to 5 डेज तक आप रखो कि ये मैकेनिक्स ही चलेगा, ठीक है ना। सो आई एम गोइंग टू एंड द क्लास हियर, और फिर हम लोग मिलते हैं 5 बजे, ठीक है। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.